हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और जो किताब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बेसिकली भारत के अंदर और भारत में आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी की पूरी किताब के अंदर। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब इंडिया एज अ नेशन बिल्ड करते वक्त हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए वो सब हम इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और हर एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। आपकी पूरी की पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाएगी और आपको चीज़ों को बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे यूनिक चीज़ जो हमारी रहेगी वो ये है कि हम एनसीईआरटीज़ की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटीज़ को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बड़े आसान शब्दों में। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब इंडिया एज अ नेशन बिल्ड करते वक्त हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये समझते होंगे कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में और अभी 78 साल के आसपास हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए। और इस देश की आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँचना, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और इस वक्त ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है। हालांकि उस चीज़ के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, इंडिया आज काफ़ी डेवलप हो गया है और पूरी दुनिया में हमारी जो रेलिवेंस है वो भी बढ़ गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ा आसान था इस सफ़र को तय करना, बट जितना आपको आसान लगता है उतना आसान नहीं था। हिंदुस्तान का जो सफ़र है ये 78 सालों का जो सफ़र है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारे सामने कई बड़े चैलेंजेस आए। मतलब जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो भारत की कमर टूटी हुई थी, उस कमर को सीधा किया गया, भारत को कंगाल कर दिया गया था, इकोनॉमिकली भारत को एक्सप्लॉइट करके रखा गया था, भारत से कई सारे रिसोर्सेज को लूट लिया गया था। तो इस हालत में अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे और फिर हिंदुस्तान ने अपने इस कंगाल भारत को सीधा करने की कोशिश की। यहाँ पे गरीबी इतनी थी, भुखमरी इतनी थी, इलिटरेसी इतनी थी, इन सभी चैलेंजेस को हिंदुस्तान ने फेस किया। वही सब हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप ठहरिए और हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हिंदुस्तान के सामने कौन से बड़े चैलेंजेस थे। सो एट द ऑवर ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। 14-15 अगस्त की रात को, आधी रात को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाती है। जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट नाइट। दिस वाज द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फैमिलियर विद। उस वक्त के प्रधानमंत्री हमारे पास होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक स्पेशल स्पीच दी और उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आपने सुना होगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एक मशहूर स्पीच थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को दी, पूरे देश को संबोधित करते हुए, और ये कहा कि अब भारत आज़ाद हो चुका है, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहे। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। और लंबे अरसे से हिंदुस्तानी इस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम आज़ाद होंगे। यू हैव रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर वर मैनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट। आपने ये पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो हमारे पास अलग अलग लोग थे और उन लोगों के अलग अलग विचार थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सावरकर, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे पास थे और उन सभी लोगों के अलग अलग विचार थे। कोई ये कहता कि भारत ऐसा होगा, कोई ये कहता कि आज़ाद होने के बाद भारत ऐसा होगा, कोई कहता कि भारत के अंदर सोशलिज्म लाया जाएगा और कोई कहता कि भारत के अंदर कैपिटलिज्म लाया जाएगा। तो हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस थे, बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरी वन अग्रीड उपान। लेकिन दो चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स का कॉन्सेंसस था, मतलब सलाह थी। सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर नेशनल वॉइसेस जो हमारी थी, सभी लोग इन दो चीज़ों के ऊपर अग्री करते थे। वो दो चीज़ें क्या थी? दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड टू दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पोर एंड सोशली एडवांटेज्ड ग्रुप्स।
अब सभी लोगों की सहमति इस चीज़ के ऊपर थी कि सबसे पहले तो हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, मतलब लोकतंत्र होगा हमारे देश में, एक ऐसी सरकार होगी जिसको लोगों के द्वारा चुना गया होगा, लोगों ने वोट किया होगा, सभी लोगों के पास वोट करने का अधिकार होगा। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट होगी वो सभी के भले के लिए काम करेगी, सभी के भले के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार काम करने की कोशिश करेगी, और सरकार जो है सभी के लिए काम करेगी। तो दो चीज़ों के ऊपर सभी की राय थी, सभी की सर्वसहमति थी। वो दो चीज़ें क्या थी कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसको लोगों के द्वारा चुना गया होगा, और दूसरा वो गवर्नमेंट सभी के लिए काम करेगी और खास करके गरीबों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए काम करेगी। नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। अब देश आज़ाद हो चुका है और वक्त आ चुका है कि जो आज़ादी का प्रॉमिस किया गया था कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, उस प्रॉमिस को अब फुलफिल करने का भी वक्त आ चुका था। आगे आप देखिए यहाँ पे, दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इंडिया वॉज बॉर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस। जितना आसान ये लग रहा था कि अब भारत आज़ाद हो गया है, अब भारत के अंदर खुशहाली आएगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी, लोग अब गुलाम नहीं रहेंगे, सब बढ़िया बढ़िया होगा, जितना आसान ये सब लग रहा था उतना आसान नहीं था। क्योंकि हिंदुस्तान का जो फॉर्मेशन हुआ था और जो हिंदुस्तान की आज़ादी थी वो बड़े ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में हुई थी। कैसे? Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947। हालांकि और कोई दूसरा देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, इतना मुश्किल तरीके से और इतना बुरे तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था जिस तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश की आज़ादी हमारे देश के बंटवारे से आई। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया था। मतलब ये कि वो हिंदुस्तान जो एक हुआ करता था वो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बट चुका था। द 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप ये सब भलीभांति जानते हैं कि जब हमारे देश की पार्टीशन हुई, मतलब हमारे देश को दो हिस्सों में बांटा गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग किया गया, तो वो इतना आसान नहीं था। रिलीजन के आधार पे वायलेंस देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे थे और मुस्लिम्स हिंदू को मार रहे थे, मारकाट चल रही थी, लोगों की गर्दनें काटी जा रही थी। कुछ लोग पाकिस्तान में जो हिंदू रह चुके थे वो हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे थे, और कुछ मुस्लिम्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। और ये डिस्प्लेसमेंट का ट्रॉमा हमें देखने को मिल रहा था कि लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि देश दो हिस्सों में बट गया था। और देश जब दो हिस्सों में बट गया था तो ये उसका बंटवारा इतना आसान नहीं था। उस वक्त हमें मारकाट देखने को मिलती है, उस वक्त हमें वायलेंस देखने को मिलती है। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। और यही वक्त था, मतलब इसी सिचुएशन के को देखते हुए, मतलब इतना बुरा हाल चल रहा है, फिर भी हिंदुस्तान जो है, आज़ाद हिंदुस्तान जो है, वो अपने सफ़र पे निकलता है और कई सारे सपने लेके हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़ता है कि बंटवारा तो हो चुका है, वायलेंस भी चल रही है, मारकाट भी चल रही है, लोग भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों सपनों के साथ हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। Yet the turmoil that accompanied Indian independence did not make our leaders lose sight of multiple challenges that face the new nation। ये जो टर्मोइल था इंडिपेंडेंस का, ये जो आज़ादी का ट्रॉमा था, ये जो सदमा था और ये जो सिचुएशन थी, इससे हमारे जो लीडर्स थे वो डरे नहीं थे, हमारे लीडर्स जो थे वो कमज़ोर नहीं हुए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी वो आगे बढ़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कैसे इन नए चैलेंजेस को फेस करना है और किस तरीके से हिंदुस्तान को एक महान देश बनाना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू खड़े हैं और यहाँ पे रेड फोर्ट के ऊपर 15 अगस्त 1947 को नेहरू स्पीच दे रहे हैं, क्योंकि भारत देश आज़ाद हो चुका है। बात समझ आ गई? उसके बाद हम समझते हैं 3 मेन चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया। 3 बड़े चैलेंजेस कौन थे जो हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने 3 बड़े चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।
Broadly, independent India faced three kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज तो ये था कि भारत को यूनाइट रखना था, एक रखना था, और साथ ही साथ भारत के अंदर डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना था। तो आप ये समझते हैं कि हमारा भारत जो है ना, भारत के अंदर अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न हमें जातियाँ देखने को मिलती हैं, रिलीजन देखने को मिलते हैं, कल्चर देखने को मिलते हैं, एथनिसिटी देखने को मिलती है। कोई बंगाली बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई फलानी जाति का है, कोई फलाने धर्म का है, कोई फलाने मज़हब का है, कोई फलाना मज़हब फलाना कल्चर फॉलो करता है। तो हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री था, मतलब यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के रिलीजन और कल्चर्स को फॉलो करते थे। तो ये जो डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इन सभी लोगों को जोड़ के रखना था। हिंदूज और मुस्लिम्स को इकट्ठा रखना था इस देश में, सिख और ईसाइयों को इकट्ठा रखना था इस देश में, नफरत खत्म करनी थी लोगों के बीच में से, और सभी अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा रखना था। अक्सर ये होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठा रहना नहीं चाहते हैं, जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हमेशा चलता रहता है। और ये 1947 के टाइम पे तो बहुत था कि हिंदूज मुस्लिम्स को मार रहे थे और मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे थे, और फिर भी इस देश के अंदर इस डाइवर्सिटी को, हिंदूज मुस्लिम सिख ईसाई, इन सभी लोगों को एक करके रखना था और भारत को यूनाइट करके रखना था। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट के साइज का देश है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी विशाल धरती, और अनेकों प्रकार की डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं, कल्चर और मज़हब को मानते हैं। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टूगेदर फॉर लॉन्ग। ये माना जा रहा था कि एक ऐसा देश जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग कल्चर्स, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन लोगों के, और ऐसे देश को इकट्ठा करके रखना, यूनाइट करके रखना पॉसिबल नहीं होगा, और ज़्यादा देर तक, लंबे देर तक हम सारे लोग इकट्ठा नहीं रह पाएंगे। मतलब पूरे के पूरे देश को यूनाइट करके रखना बड़ा मुश्किल होगा, और लंबी देर तक भारत जो है वो यूनाइट होकर नहीं रहेगा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन's worst fears. There were serious questions about the future of India. Would India survive as a unified country? और क्योंकि भारत दो हिस्सों में बट चुका है पहले, आपको ये समझना होगा कि भारत दो हिस्सों में क्यों बटा है। क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स इकट्ठा नहीं रह पा रहे थे, और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में नफरत फैल रही थी। दोनों कम्युनिटीज़ के लोग आपस में एक दूसरे को मार काट रहे थे। मुस्लिम्स चाह रहे थे कि उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए, और कहीं इस तरफ से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भी ये कह रहे थे कि हिंदूज के लिए भी एक अलग देश बनाया जाए। तो दो मज़हब के लोग इकट्ठा नहीं रह पा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा कल्चर, इतने ज़्यादा मज़हब और इतनी ज़्यादा भाषाएं, ये सारे लोग इकट्ठा कैसे रह पाएंगे। तो पार्टीशन से हमें ये देखने को मिलता है कि भाई दो मज़हब के लोग आपस में इकट्ठा नहीं रह पाए और बंटवारा हो गया, तो पता नहीं हिंदुस्तान कितने टुकड़ों में बट जाएगा बाद में, क्योंकि इतने मज़हब हैं इस देश में, इतनी जातियाँ हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं इस देश में। तो सवाल ये था कि क्या हिंदुस्तान एक यूनिफाइड कंट्री रह पाएगा, एक यूनाइटेड कंट्री रह पाएगा। वुड इट डू सो बाई एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव। क्या हिंदुस्तान नेशनल यूनिटी के ऊपर काम कर पाएगा, मतलब पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करके रखा जा सकता है। मतलब मज़हब इतने हैं, कल्चर इतने हैं, भाषाएं इतनी बोली जा रही हैं, इन सब के बजाय भी क्या हिंदुस्तान एक हो पाएगा। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज़। और हिंदुस्तान को एक रखने के लिए आपको रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को रिजेक्ट करना होगा। क्या इसका मतलब ये है कि आप ये चीज़ नहीं मानेंगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। मतलब भारत को जो रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिजेक्ट करना होगा। क्या हिंदुस्तान रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को रिजेक्ट करेगा? क्या हिंदुस्तान ये कहेगा कि तुम मुस्लिम, हिंदू, तुम दलित, सिख, तुम कश्मीरी या डोगरा, ये सब होने से पहले तुम हिंदुस्तानी हो? तो क्या इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा? और बाकी आइडेंटिटीज़ जो है लोगों की, कोई कहता है मैं बंगाली हूँ, कोई कहता है मैं तेलुगु हूँ, कोई कहता है मैं बिहारी हूँ, कोई कहता है मैं कश्मीरी हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है कि मैं सिख हूँ। क्या इन सब से ऊपर उठ के
ये कहा जाएगा कि तुम सबसे पहले भारतीय हो और इनकी बाकी आइडेंटिटीज को इग्नोर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। और इससे बड़ा सवाल तो ये था कि हिंदुस्तान की जो टेरिटरीज हैं उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी। शायद आपको ये समझ ना आया हो। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान जो था वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो जैसे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स जिनको राजा रूल किया करते थे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो स्टेट्स हैं जिनको राजा रूल करते हैं, ये हिंदुस्तान के साथ भी रह सकती हैं, पाकिस्तान के साथ भी जा सकती हैं और चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी इस देश में, समझना। 565 ऐसी स्टेट्स थी, मतलब ऐसे छोटे छोटे राज्य थे इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर, जिनको कोई राजा चलाया करता था, जो किसी राजा के कंट्रोल में होते थे। जैसे जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के कंट्रोल में था, जैसे हैदराबाद एक निज़ाम के कंट्रोल में था। इसी तरीके से 565 अलग अलग स्टेट्स थी हमारे देश में जो अलग अलग राजाओं के द्वारा चलाई जा रही थी। और इनको ये ऑप्शन दिया था अंग्रेजों ने कि आप चाहो तो हिंदुस्तान के साथ भी रह सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, और चाहो तो इंडिपेंडेंट आज़ाद भी रह सकते हो। अब इतनी 565 प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ जोड़ना था, तो क्या ये इतना आसान था? कई सारी प्रिंसली स्टेट्स ये कह रही थी कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। तो मतलब हैदराबाद अगर आज़ाद रहना चाहती है तो हैदराबाद तो एक अलग देश होगा हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको जोड़ना मतलब टेरिटरी का इंटीग्रेशन करना भी बहुत मुश्किल चैलेंज था उस वक्त हमारे सामने। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये था कि हमें एक लोकतंत्र इस्टेब्लिश करना था, मतलब हिंदुस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पहले से स्टडी करके रखा होगा। 11th में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और हर एक नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदुस्तान ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, एमएलए और एमपीज को चुनते हैं, और वो एमएलएज और एमपीज लोगों के बिहाफ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फैसले लेने का काम करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग वोट करते हैं, अपने एमएलए और एमपी चुनते हैं, और वो एमएलए और एमपी लोगों के बिहाफ के ऊपर फैसले लेते हैं, सरकार बनाते हैं, ये चलाते हैं। और साथ ही साथ हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, मतलब हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर होगा और हमारे देश में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर के नीचे COM जिसको हम कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस देश को चलाएंगे। हमारे देश में एक पार्लियामेंट भी होगा, उस पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होंगे। और इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली आप इतना सा समझ लीजिए कि जो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस देश को चलाएंगे। दीज फीचर्स इंश्योर्स दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और इससे हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शंस लड़ेंगी और सरकार बनाने के लिए जो है वो फाइट करेंगी आपस में। तो ये हमें समझ आ गया था। अब अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी। अब देखो यार, बात ये है ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिया है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, राइट। ये लिख दिया कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ये लिख दिया कि यहाँ पे राइट टू वोट होगा, ये सब चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी है। लेकिन असल में क्या कॉन्स्टिट्यूशन इनफ है एक देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? नहीं। अरे वोट देने का अधिकार तो लोगों को आपने दे दिया, लेकिन लोग वोट किस चीज के नाम पे दे रहे हैं? दारू के नाम पे। लोग वोट जाति के नाम पे दे रहे हैं, मजहब के नाम पे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के बीच एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताना होगा, लोगों के बीच डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना इक्वालिटी दी गई है, पता है आपको? इक्वालिटी मतलब बराबरी का अधिकार। सारे मजहब के लोग बराबर हैं, सारी जातियों के लोग बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है। कोई अपने आप को ऊंची जाति का मानता है, कोई नीची जाति का। ऐसा क्यों?
क्योंकि संविधान के अंदर तो इक्वालिटी दे दी है, लेकिन लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं है। जब लोगों के अंदर इक्वालिटी होगी तो इसका मतलब लोग एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। तो लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वोट का इस्तेमाल करना कैसे है, डेमोक्रेसी के अंदर रहना कैसे है, सरकार अगर सही काम नहीं कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज कैसे करना है। सो द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमें डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को अच्छे से डेवलप करना था, ये एक चैलेंज था कि लोगों को डेमोक्रेटिक कैसे किया जाए। डेमोक्रेसी हमने संविधान के अंदर तो लिख दी है, लेकिन असली तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, लोगों के अंदर सिविक सेंस कैसे डाली जाए, लोग कैसे पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक अफेयर्स के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। तीसरा चैलेंज जो हमारे सामने था वो ये था कि हमें पूरे के पूरे समाज की वेलबींग को इंश्योर करना था, मतलब पूरे के पूरे समाज के भले के लिए काम करना था, और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करना था, बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए हमें काम करना था। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, दलित के लिए, ब्राह्मण के लिए, हर तरह के लोगों के भले के लिए हमें काम करना था। Here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities। और दोबारा से हमारे संविधान के अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि हमारे देश में इक्वालिटी होगी, मतलब सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग हमारे देश में गरीब हैं, जो लोग पीछे रह चुके हैं, उनको आपको स्पेशल प्रोविजंस भी देने हैं, मतलब रिजर्वेशन वगैरह आप उन लोगों को दोगे ताकि उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। कुछ तो बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, तो गरीबों के भले के लिए आपको क्या करना है, उनको ऊपर उठाने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने हैं। और कल्चरल कम्युनिटीज़ और रिलीजियस कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए भी आपको काम करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। हमारे संविधान के अंदर डीपीएसपीज आते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर। बेसिकली डीपीएसपीज आपको ये बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि कैसे सरकार काम करेगी और कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। जैसे आर्टिकल 37 जो है और आर्टिकल 39 जो है, हमारा आर्टिकल 39 का बी और सी ये कहता है कि आपको सभी लोगों के बीच जो है वो गरीबी और अमीरी को ख़त्म करना है और लोगों को जो है इक्वल करना है बेसिकली आपको। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीज के अंदर ये लिखा गया था कि कैसे लोगों के भले के लिए काम करना है, समाज के भले के लिए काम करना है और सरकार को कैसे काम करना है। द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि किस तरीके से हमारे देश को डेवलप करना है, वो देश जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया है, एक्सप्लॉइट कर लिया है, कंगाल हो गया है जो देश, और कैसे आपको गरीबी को ख़त्म करना है। ये भी एक रियल चैलेंज था हमारे सामने। अब हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, कैसे हिंदुस्तान ने इन चैलेंजेस को फेस किया, इनको रिस्पॉन्ड किया। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किस हद तक हिंदुस्तान कामयाब रहा इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो संविधान के अंदर लिखे गए थे। कहाँ तक हिंदुस्तान इस देश के अंदर इक्वालिटी ला पाया। क्या हिंदुस्तान जातियों के आधार पे नफरत जो होती है और जो भेदभाव होता है उसको खत्म कर पाया। क्या हिंदुस्तान गरीबी और अमीरी के बीच अंतर खत्म कर पाया। क्या हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी खत्म हुई। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस। ये सारी की सारी किताब बेसिकली इन्हीं सब सवालों का जवाब देती है, इन्हीं सब सवालों की बात करती है। The book tells us the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like this। बेसिकली ये पूरी की पूरी किताब हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में राजनीति हुई, कैसे अपने गोल्स को हिंदुस्तान ने अचीव किया और किस तरीके से ये एक सफ़र जो रहा 80 सालों का, 78 सालों का, इस सफ़र को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स वी लुक एट हाउ द 3 चैलेंजेस मेंशन्ड अबव वर फेस्ड इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। और पहले 3 चैप्टर्स के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 3 चैलेंजेस हमने डिस्कस किया। पहला चैलेंज क्या, हिंदुस्तान को यूनाइट करके रखना है और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है। मतलब
अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके रखना है, डाइवर्सिटी को, जो अलग अलग मजहब के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, उनको भी इकट्ठा करके रखना है, पूरे देश को यूनाइट करके रखना है। दूसरा, कैसे डेमोक्रेसी को डेवलप करना है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को डेवलप करना है, लोगों को कैसे डेमोक्रेटिक बनाना है, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डालना है। और तीसरा कि कैसे वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए काम करना है, कैसे गरीबों के भले के लिए काम करना है, पूरे समाज के भले के लिए काम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और गरीबी को ख़त्म करना है, भूखमरी को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है। ये 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने और इन 3 चैलेंजेस को हम आने वाले 3 चैप्टर्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक चैप्टर के अंदर एक चैलेंज कवर किया जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला चैलेंज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहले चैलेंज को टैकल किया गया और कैसे पहला चैलेंज सबसे हमारे सेंटर स्टेज जो है ऑक्यूपाई करता रहा आज़ादी के बाद। मतलब कैसे इस चैलेंज को हमने टैकल किया और कैसे ये चैलेंज जो है वो हमारे देश में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें देखने को मिलता है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट द इवेंट्स दैट फॉर्म द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो हुआ कैसे और किन सिचुएशंस में आज़ाद हुआ, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो इंडिपेंडेंस के पीछे हमें देखने को मिलते हैं। दिस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई द इशू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकेम अ प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो नेशनल यूनिटी का इशू था और जो सिक्योरिटी का इशू था वो एक प्राइमरी चैलेंज बना आज़ादी के समय पे। नेशनल यूनिटी का इशू और सिक्योरिटी का इशू मतलब कैसे एक देश को यूनाइट करके रखना है और कैसे लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। हिंदूज के जो मेजॉरिटी एरियाज हैं, जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम्स मारे जा रहे हैं और जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे हिंदूज मारे जा रहे हैं। तो कैसे लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, कैसे अलग अलग 565 प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ जोड़ना है, जो हिंदुस्तान अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। जो प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद रहना चाहती हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं, उनको वापस हिंदुस्तान के साथ कैसे लाना है, कैसे इतने बड़े देश को यूनाइट करके रखना है। वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूज टू शेप इटसेल्फ इनटू ए नेशन यूनाइटेड बाय ए शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने अपने आप को एक नेशन बनाया। नेशन का मतलब क्या होता है, चलो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप ये समझ लीजिए, नेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे लोग जो इस देश में रह रहे हैं वो लोग आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब किसी ना किसी बेसिस के ऊपर वो आपस में कनेक्टेड महसूस करते हैं। हो सकता है उनका एक ही भाषा हो, एक ही मज़हब हो, या उनकी एक ही हिस्ट्री हो, एक ही कल्चर हो। तो बेसिकली नेशन का मतलब होता है एक जगह के लोग, सारे के सारे लोग आपस में उनके बीच एक भाईचारे की फीलिंग है, एक ब्रदरहुड की फीलिंग है, आपस में वो वननेस की फीलिंग है उनके अंदर कि हम एक ही हैं। तो हिंदुस्तान के सारे लोग आपस में उनके बीच एक वननेस की फीलिंग है। आज वो सारे ये समझते हैं कि हम भारतीय हैं। तो किस बेसिस के ऊपर हमने एक नेशन बनाया, उसी के साथ साथ दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डील विद द डिस्पैरिटीज एग्जिस्टेड अमंग रीजन्स एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि कैसे अलग अलग रीजन्स के अंदर लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस थी। कोई ये चाहता था कि हमें ये मिलना चाहिए, कोई ये चाहता था कि हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए, और कैसे अलग अलग सेक्शंस के लोगों की जो डिमांड्स थी, दलितों की अलग डिमांड है, हिंदुओं की अलग डिमांड है, मुस्लिम्स की अलग डिमांड है, ये सब एस्पिरेशंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी शैल टर्न टू चैलेंज ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस। और फिर आने वाले 2 चैप्टर्स के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया गया इस देश में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की गई इस देश में, इक्वलिटी और जस्टिस को कैसे इंश्योर किया गया इस देश में, मतलब उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया गया। आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक मैंने सिंपली आपको ये बताया है कि हमारा देश 14-15 अगस्त की रात को आज़ाद होता है। पंडित नेहरू एक मशहूर स्पीच देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उस स्पीच को जाना जाता है, राइट। उसके बाद हमारे देश के सामने 3 चैलेंजेस थे, मैंने आपको बताया। वो 3 चैलेंजेस क्या थे? इस देश में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, यूनाइट रखना इस देश को, दूसरा डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, और तीसरा इस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, गरीबी को ख़त्म करना, सभी के भले के लिए काम करना। तो सबसे पहला चैलेंज इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरे चैलेंजेस हैं, नेक्स्ट 2 चैलेंजेस हैं, वो आने वाले नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर समझे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया,
अलग अलग स्टेम्प्स यहाँ पे बनी हुई हैं। दिस 3 स्टेम्प्स वर इशूड इन 1950 टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे। ये 3 स्टेम्प्स 1950 में इशू की गई थी, पहला जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, राइट। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे एक मशहूर शायर हुए हमारे देश में, उनका नाम था फैज़ अहमद फैज़। समझ आ गई बात? फैज़ अहमद फैज़ ने उस वक्त एक कविता लिखी, एक पोइट्री लिखी। दिस scarred marred brightness, this beaten by night dawn, the one that was awaited, surely this is not that dawn, this is not the dawn, yearning for which had we set out, friends hoping to find sometime somewhere the final destination of stars in the wilderness of the sky. Somewhere at least must be a shore for the languid waves of the night, somewhere at least must anchor the sad boat of the heart. इस पूरी की पूरी शायरी का क्या मतलब है? देखो, आपको इंग्लिश में तो इतना अच्छे से ये समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली दिस कार्ड मार्ड ब्राइटनेस, इसका मतलब हुआ ये दाग दाग उजाले। देखो, आपको ये समझना है कि फैज़ अहमद फैज़ ना उर्दू में लिखते थे, तो उर्दू की जो उनकी नज़म थी उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। मैं आपको उर्दू में पढ़ के बताता हूँ। ये दाग दाग उजाले, ये शब गजीदा सहर। दाग दाग उजाले मतलब जो आज सुबह हुई है, उस सुबह में बहुत सारे दाग हैं। कौन सी सुबह? जो 15 अगस्त 1947 की सुबह है। मतलब अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन भाई साहब ये जो सुबह है इसमें कई सारे धब्बे हैं, दाग हैं। मतलब ये कि रात का कत्लोआम हुआ है, रात को देश का बंटवारा हुआ है, मारकाट हुई है, हिंदू मुस्लिम का खून बहा है, गर्दनें काटी गई हैं लोगों की। तो जो आज की सुबह है, ये सुबह जो है वो दागों से भरी हुई है। ये दाग दाग उजाले, ये शब गजीदा सहर। शब गजीदा सहर मतलब एक ऐसी सुबह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गम है, जिसमें गम है, जो सुबह दागों से भरी हुई है, जो सुबह जो है अफसोस से भरी हुई है, क्योंकि रात का कत्ले आम हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली फैज़ अहमद फैज़ ये कह रहे हैं, ये दाग दाग उजाले, ये शब गजीदा सहर, वो जो इंतज़ार था जिसका, द वन दैट वॉज अवेटेड, वो जो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। श्योरली दिस इज नॉट दैट डॉन, मतलब जिस सुबह की उम्मीद थी, जो आज़ादी की उम्मीद हम लिए बैठे थे, जिस आज़ादी को हम हासिल करना चाहते थे, ये वो आज़ादी बिल्कुल नहीं है। ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए थी। हम तो सोचते थे कि हमारा देश आज़ाद होगा, सब बढ़िया से रहेंगे, मज़े से रहेंगे, मोहब्बत होगी, कोई नफ़रत नहीं होगी, हम गुलाम नहीं होंगे, आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ये कैसी आज़ादी है? ये तो देश टूट गया है, दो हिस्से हो गए हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये दाग दाग उजाले, ये शब गजीदा सहर, वो जो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर, दिस इज़ नॉट द डॉन यर्निंग फॉर विच, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्ते में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। बेसिकली यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सहर नहीं है, ये वो सुबह नहीं है, ये वो आज़ादी नहीं है जिसकी हम उम्मीद लिए बैठे थे। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये उम्मीद लिए बैठे थे, हम ये आरजू लिए बैठे थे कि हमें एक अच्छी आज़ादी मिलेगी, एक ऐसी आज़ादी मिलेगी जहाँ पे सब बढ़िया होगा। वो ये कहते हैं कि ये जो गम की सुबह है ये भी ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि इतने बड़े आसमान में तारों की भी मंजिल होती है। वो ये कह रहे हैं कि फलके दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, मतलब इतने बड़े आसमान में तारे भी कहीं ना कहीं ठिकाना है उनका, उनकी भी मंजिल है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी भी कोई मंजिल होगी। वो कह रहे हैं कि कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, मतलब ये जो शबे सुस्त मौज है, मतलब हमारा जो समवेयर एटलीस्ट मस्ट बी श्योर फॉर द लैंग्वेज वेव्स ऑफ नाइट, मतलब कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, मतलब ये जो गम की सुबह है, ये जो हमारे साथ हो रहा है इस वक्त, ये जो आज़ादी का गम है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई किनारा तो होगा, इसका कोई आखिरी पॉइंट तो होगा। वो कह रहे हैं कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल, मतलब समवेयर एटलीस्ट मस्ट एंकर द सैड बोट ऑफ द हार्ट, मतलब कहीं ना कहीं तो हमारा ये गम ख़त्म होगा और हम अच्छी आज़ादी हासिल कर पाएंगे। ये जो मार काट चल रही है कहीं पे तो रुकेगी ये।
तो बेसिकली यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ की मैंने आपको कविता बताई, पोइट्री बताई, जिसमें वो कहते हैं ये दाग दाग उजाले ये शब गजीदा सहर, वो जो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फल के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। बात समझ आ गई? फैज़ अहमद फैज़ ने बेसिकली वो पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने बोर्न इन सियालकोट में उनकी बर्थ हुई थी, वो पैदा हुए थे और पाकिस्तान में वो रहे पार्टीशन के बाद। अ लेफ्टिस्ट इन हिज पॉलिटिकल लर्निंग्स ही अपोज द पाकिस्तानी regime एंड वाज इम्प्रिजन्ड। वो बेसिकली पाकिस्तान की सरकार की खिलाफत करते थे, उनको जेल में डाला गया, उन्होंने कई सारी जेल से कविताएं लिखी। समझ आ गई आप? बल्कि बेसिकली जब आप शायरों की मदद से कहानियाँ समझने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और पोइट हमारे पास आती हैं जिनका नाम है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम भी यहाँ पे एक पोइम लिखती हैं। टुडे आई कॉल वारिस शाह, स्पीक फ्रॉम योर ग्रेव एंड टर्न टुडे द बुक ऑफ लव्स नेक्स्ट अफेक्शनेट पेज। Once a daughter of Punjab cried and you wrote a wailing saga. Today a million daughters cry to you. Baris Shah, rise, O narrator for the grieving, rise. Look at your Punjab. Today fields are lined with corpses. Field are and blood fills the Chenab. Someone has mixed poison in the 5 rivers flow. The deadly water is now irrigating our land's galore. This fertile land is sprouting venom from every pore. The sky is turning red from endless cries of gore. The toxic forest wind screams from inside its wake, turning each fluid bamboo shoot in a deadly snake. मैं आपको ये समझा देता हूँ सबसे पहले। अमृता प्रीतम जो है वो एक पंजाबी पोइट थी। तो बेसिकली अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी में लिखती थी, और जो पंजाबी में उन्होंने लिखा उस टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी का गम जो उन्होंने लिखा उसको बेसिकली क्या किया गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पे ये टफ लग रहा होगा समझना। तो बेसिकली वो बारिश शाह को बुला रही हैं। बारिश शाह था कौन? बारिश शाह वो इंसान था जिसने हीर रांझा की कहानी लिखी थी। आपको पता होगा हीर रांझा जो है, हीर का जो दुख था, बेसिकली आपको ये समझना है ना कि एक लैला मजनू की कहानी है, लैला मजनू की, और एक है हीर रांझा की कहानी। देखो लैला मजनू की कहानी में मजनू सबसे ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करता है। बेसिकली अगर कोई किसी को मोहब्बत हो जाए ना, आजकल अगर किसी को मोहब्बत में बर्बाद करना हो तो कहते हैं कि तू मजनू हो जाए, मतलब एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है कि यार तुझे इश्क हो जाए और तू मजनू हो जाए, मतलब मजनू का बहुत दुख है। अगर आपको एक लड़के का दुख बयां करना है पोइट्री के अंदर, या किसी एक लड़के का दुख बयां करना है मोहब्बत के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मजनू जैसा हाल होगा, मतलब मजनू का हाल बड़ा बुरा हुआ था मोहब्बत में। इसी तरीके से अगर किसी लड़की का बुरा हाल इश्क में हुआ है तो वो हीर का हुआ है, और हीर थी पंजाब से। तो बारिश शाह बेसिकली हीर के बारे में लिखता था। वो ये कहता था कि कैसे हीर को कई सारे दुख फेस करने पड़े, कैसे हीर के साथ गलत हुआ मोहब्बत में। इसीलिए अमृता प्रीतम बेसिकली यहाँ पे एक पोइम लिखती हैं और वो कहती हैं कि अज अखां बारिश शानू, अज अखां बारिश शानू, तू उठ कबरां बिच्चों बोल, तू उठ कबरां बिच्चों बोल, ते अज किताबे इश्क दा अगला पन्ना खोल। बेसिकली अमृता प्रीतम ये कह रही हैं वारिस शाह को कि भाई तू उठ, अपनी कब्र से उठ अब, और अब क्यों नहीं बोल रहा है तू। वो कहती है अमृता प्रीतम यहाँ पे कहती हैं कि एक रोई सी दी पंजाब दी, तू लिख लिख, मतलब तूने एक बार जब हीर के साथ गलत हुआ था तो तूने किताबें लिख दी थी, तूने कहानियां लिख दी थी, किस्से लिख दिए थे, और आज इस वक्त हजारों दिए, मतलब हजारों डॉटर्स, हजारों लड़कियां पंजाब की रो रही हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, काटे जा रहा है, और तू अब क्यों नहीं बोल रहा है। तूने हीर का दुख तो लिख लिया था, लेकिन आज पंजाब की हजारों बेटियों का दुख क्यों नहीं लिखता है तू। उठ अपनी कब्र से और लिख पंजाब की उन बेटियों का दुख जिनको इस पार्टीशन की वजह से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिनके साथ रेप हो रहे हैं, जिनका एब्डक्शन हो रहा है, जिनका मॉलेस्टेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो वही कह रही है कि कैसे पूरा का पूरा चनाब जो है वो लहू से भरा हुआ है। आज चनाब के अंदर पानी नहीं है बल्कि खून है, और पार्टीशन की वजह से, बंटवारे की वजह से पूरा का पूरा अब एक हाहाकार मचा हुआ है, मारकाट चल रही है। तो समझ आ गई आपको? इनको अमृता प्रीतम की जो ये पोइट्री है, आप इसको सर्च करके पढ़ना। अज अखां बारिश शानू, तू कबरां बिच्चों बोल। तो
किताबे इश्क दा अगला पन्ना खोल, तो बेसिकली इसको आप पढ़ना और आपको बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब हमारे देश में पार्टीशन कैसे हुई, फिर कैसे पार्टीशन की वजह से लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ और कैसे फिर रिहेबिलिटेशन हुआ। So, on 14th 15 August 1947, not one but two nation states came into existence. 14-15 अगस्त को सिर्फ एक देश आज़ाद नहीं हुआ बल्कि दो देश बनाए गए। वो दो देश बनाए गए जो पहले एक ही हुआ करते थे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने 14-15 अगस्त 1947 को। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। ये पार्टीशन का रिजल्ट था, मतलब जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता था, ये टेरिटरी भी आती थी। अब ये ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एक पाकिस्तान हो गया है और एक हिंदुस्तान हो गया है। बात समझ आ गई? The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. According to the two-nation theory advanced by Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. तो बेसिकली ना हमारे पास एक टू नेशन थियरी आती है जिसको मुस्लिम लीग सपोर्ट करती थी और मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट करते थे। टू नेशन थियरी के अंदर ये कहा जाता था कि भाई हिंदुस्तान जो है ना वो एक देश नहीं है, हिंदुस्तान जो है वो दो देश हैं। एक हिंदुस्तान जो है वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम्स और हिंदूस। इसलिए मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए और हिंदूस के लिए अलग देश होना चाहिए। तो ये टू नेशन थियरी का मानना था। टू नेशन थियरी को पहली बार सर सैयद अहमद खान ने दिया था और उसके बाद मुस्लिम लीग जो बेसिकली मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम्स के अंदर बड़ी पॉपुलर थी, मतलब मुस्लिम्स की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। और उस मुस्लिम लीग का ये मानना था कि हमारा जो देश है, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए। तो टू नेशन थियरी की यहाँ पे बात की जाती थी। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। द कांग्रेस अपोज दिस थियरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1940s, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया था, टू नेशन थियरी का सपोर्ट कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया। और कांग्रेस ने ये कहा और ब्रिटिशर्स ने भी ये कहा कि भाई साहब पाकिस्तान अलग से नहीं बनाया जाएगा, हिंदुस्तान एक ही रहेगा। लेकिन उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, मुस्लिम और हिंदूस के बीच में टकराव बढ़ गया, नफरत बढ़ गई, मारकाट बढ़ गई और मुस्लिम लीग डट गई कि भाई हमें तो अलग मुल्क चाहिए मुस्लिम्स के लिए और वो होगा पाकिस्तान। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ये हुआ कि 1940 के बाद ये लोग ज़्यादा मजबूत हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का लीडर हुआ करता था वो ये डट गया कि भाई हमें तो अब अलग देश चाहिए, हम तो अलग देश लेके रहेंगे। और ऊपर से हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में क्लैश भी बढ़ गया, नफरत भी बढ़ गई, मारकाट भी बढ़ गई। तो बाद में फिर पाकिस्तान बनाना पड़ा, मतलब मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा था। हालांकि कांग्रेस ने इसको अपोज किया था और ब्रिटिशर्स भी इसको अपोज कर रहे थे। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन का प्रोसेस क्या रहा, कैसे हुई पार्टीशन? Thus, it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries. ये कहा गया, ये फैसला लिया गया कि जो अब तक हिंदुस्तान कहलाया जाता था, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता था, वो अब दो देशों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो देश कौन से होंगे? इंडिया और पाकिस्तान। सच अ डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। अब ये जो बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कर दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द वाला नहीं था बल्कि बड़ा मुश्किल भी था कि कैसे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. Rest was to stay with India. अब ये फैसला लिया गया कि जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो एरियाज पाकिस्तान में चले जाएंगे और जो जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटीज़ में है वो एरिया हिंदुस्तान में रहेंगे। अब मुस्लिम मेजॉरिटी में मैं आपको बताऊँ ना, हमारे देश के अंदर भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे कुछ कुछ एरियाज़ में। समझ आई बात? तो क्या हैदराबाद में मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में हैं, तो क्या मतलब हैदराबाद को आप पाकिस्तान को दे देंगे? तो बेसिकली इतना जितना आसान लग रहा है ना, इतना आसान था नहीं भाई साहब। मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ एरियाज़ में थे, जैसे कि यहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है यहाँ पे। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर से कुछ टुकड़े पाकिस्तान को दे देंगे आप?
तो मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तान है, यहाँ पे भी पाकिस्तान, यहाँ पे भी पाकिस्तान, छोटे छोटे टुकड़े हैं पाकिस्तान के। इसका मतलब क्या, ये तो देश टूट गया इस हिसाब से। तो फिर ये कहा गया कि भाई साहब जो ये वाला रीजन है, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, यहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, ये मुस्लिम्स को दे दो आप। और यहाँ पे जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल के साथ में जो बंगाल था, यहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं, और ये भी आप किसको दे दो, ये भी आप पाकिस्तान को दे दो। मतलब ये जो दो एरियाज़ हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, और ये एरियाज़ आप किसको दे दो, आप दे दो पाकिस्तान को। और ये बनाया गया पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान है। मतलब ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी एक यहाँ है, एक यहाँ है, राइट, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये दोनों पाकिस्तान है, दोनों पाकिस्तान का हिस्सा है। बाद में ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश बन जाता है 1971 में, आपको पता होगा। द आइडिया माइट अपेयर सिंपल, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको आइडिया कि जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, मुस्लिम्स की ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे चले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ चलेंगे। बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी, कोई भी सिंगल एरिया नहीं था कि भाई यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, तो मुस्लिम्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप पाकिस्तान बना दो, जहाँ पे हिंदूज रहते हैं वहाँ पे आप हिंदुस्तान बना दो। ऐसा नहीं था, बीच बीच में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, बीच बीच में हिंदूज मेजॉरिटी में थे। जैसे यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में भी कुछ बीच में एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में हैं। तो बेसिकली ये बड़ा मुश्किल था। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। तो बेसिकली दो एरियाज थे कंसंट्रेशन के, मतलब यहाँ पे फोकस किया जा रहा था कि ईस्ट बंगाल में, जो पहले ईस्ट बंगाल हुआ करता था, फिर ईस्ट पाकिस्तान बना, और ये एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे फोकस किया गया। देयर वॉज नो वे दिस टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंड। अब इन दो पार्ट्स को ना आपस में ज्वाइन नहीं किया जा सकता था, ये अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन हैं ये दोनों पाकिस्तान का ही हिस्सा। सो इट वाज डिसाइडेड दैट अ न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज। तो ये कहा गया कि जो नया देश है पाकिस्तान, इसकी दो टेरिटरीज होंगी, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और बीच में आएगी हिंदुस्तान की टेरिटरी। तो यहाँ पे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, बीच में हिंदुस्तान की टेरिटरी है। अब देखो, एक पाकिस्तान वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इन दोनों एरियाज को अब चलाया कैसे जाएगा। तो अगर यहाँ से कुछ यहाँ पे लेना है तो आपको ऐसे होके जाना होगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान की टेरिटरी से तो जा नहीं सकते हैं। तो कितना मुश्किल होगा। मान लो सरकार यहाँ पे बैठती है वेस्ट पाकिस्तान में, और आपको ईस्ट पाकिस्तान को भी चलाना है, तो आपको यहाँ से मुड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा ऐसे, या फिर आपको जहाज से जाना पड़ेगा। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और साथ ही साथ सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जाना भी नहीं चाहते थे। जैसे अब्दुल गफार खान, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का लीडर हुआ करता था, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, उसका लीडर था अब्दुल गफार खान, बड़ा माना जाता था उसको, बड़ा मशहूर नेता था। उसने कहा कि भाई साहब, ये टू नेशन थ्योरी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊँगा। इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। उसने कहा कि मैं अपने एरिया को पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं करूँगा, लेकिन बाद में उसकी नहीं सुनी गई और वो पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया एरिया। अब The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where non-Muslims were in majority. अब पंजाब और बंगाल, देखो पंजाब कहाँ पे आता है, पंजाब आता है यहाँ पे, ये है पंजाब। आधा आज पंजाब जो है वो कहाँ पे है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है और आधा पंजाब इंडिया के पास है, राइट। और यहाँ पे है बंगाल, ये वाला बंगाल, आधा बंगाल आज हिंदुस्तान के पास है और आधा बंगाल उस तरफ है जिसको बांग्लादेश कहते हैं। अब इन दोनों एरियाज़ में ना बेसिकली हिंदूज़ भी मेजॉरिटी में थे। तो कुछ एरियाज़ में मान लो इस साइड जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, हो सकता है 70% मुस्लिम हो और 30% हिंदू हों। लेकिन हो सकता है इस साइड, इस पंजाब में जो है, इस पंजाब के एरिया में जो है वो 70% हिंदू हों और 30% मुस्लिम हों। तो बेसिकली इन एरियाज़ में भी कुछ जगह पे हिंदू मेजॉरिटी में थे। नाउ eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even at lower level. अब ये कहा कि इन दो प्रोविंसेस को भी आधे से काटा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में है वो हिंदुस्तान की तरफ हो जाएंगे और जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएंगे। इसलिए जो पूरा का पूरा पंजाब था, आधा पंजाब पाकिस्तान के साथ चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान के साथ आ गया, क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ पंजाब आया वहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में थे। और इसलिए आधा बंगाल जो है हमारे पास आ गया, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, वहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में थे। और बाकी वेस्ट बंगाल बाकी जो बंगाल था वो
ईस्ट पाकिस्तान बन गया और जो बाद में बांग्लादेश बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट 15 अगस्त। अब आधी रात को पूरे का पूरा डिवीजन नहीं हो सकता था। इट मीन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया या पाकिस्तान। अब पूरी आधी रात को थोड़ी फैसला लिया जाएगा कि कौन सा एरिया अब पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिंदुस्तान में। अभी पूरा का पूरा सर्वे करना है आपको देखना है कि कहाँ पे हिंदूज ज़्यादा है, मुस्लिम्स ज़्यादा है। ये तो कह दिया कि जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा होंगे वो इंडिया के साथ रहेंगे। लेकिन बेसिकली 14-15 अगस्त की रात को ये तय नहीं किया गया है कि कौन सा एरिया कहाँ पे होगा, कौन सा गांव किसके साथ होगा। तो बेसिकली आधे लोग तो अभी ये जानते ही नहीं है, जहां पे जो इस एरिया में रह रहे हैं, कि भाई वो पाकिस्तान के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है, वो कौन सी आज़ादी बनाए, पाकिस्तान की आज़ादी बनाए या फिर हिंदुस्तान की आज़ादी बनाए। हो सकता है कि वो मान रहे हो कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और कल को उनको पाकिस्तान के साथ भेज दिया गया हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। द पार्टीशन ऑफ दिस टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब जब इन दोनों प्रोविंसेस को, इन दोनों एरियाज को आधे से काटा गया तो भाई साहब तहलका मच गया। तहलका कैसे मच गया कि भाई साहब हुआ क्या कि हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ हिंदू फैमिलीज रह रही हों और वो हिंदू फैमिलीज़ पाकिस्तान में रह रही है, उनको पाकिस्तान के साथ भेज दिया गया और उनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते थे। और उनके रिश्तेदार मतलब हो सकता है कि मेरा घर उस वक्त होगा तो मेरा चाचा जो है वो पाकिस्तान के साथ चला गया और मैं जो है वो हिंदुस्तान के साथ रह गया। तो बेसिकली इस तरीके का वहाँ पे ट्रॉमा हमें देखने को मिला। ये आगे मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि पार्टीशन का क्या सदमा था, कैसे पार्टीशन से तहलका मच गया, मार काट हुई, कैसे लोग घर छोड़ के भागे, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। This was later to the fourth and the most intractable of all the problem of partition. This was the problem of minorities on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. अब कई सारे हिंदूज और सिख जो थे वो पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, मतलब पाकिस्तान में वो आ गए थे। तो बेसिकली हो सकता है कि 70% मुस्लिम्स हों पाकिस्तान के एरिया में, लेकिन 30% हिंदूज भी तो हो सकते हैं। तो बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो इस वक्त क्या हो गए, इस वक्त बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स क्या थे, बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो ट्रैप में फंस गए। और कई सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जो हिंदुस्तान में फंस गए थे आगे। तो कई सारे मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रह रहे हैं और कई सारे हिंदूज और सिख जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। अब क्या हो रहा है, इन माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है अत्याचार। जो हिंदूज पाकिस्तान में फंस गए थे उनको वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और जो मुस्लिम्स इंडिया में थे उनको यहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। अब हो सकता है कि किसी एक हिंदू का घर बड़ा पहले से घर हो पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 घर थे हिंदूज़ के। वो हिंदूज़ वहाँ पे 200-400 सालों से रह रहे हैं, दादा परदादा वहाँ पे रह रहे थे उन हिंदूज़ के। अब वहाँ पे वो बन गया है पाकिस्तान और आसपास है मुस्लिम्स आ रहे हैं और उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, और लोग अब वो घर छोड़ के भाग रहे हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान के पंजाब में कोई मुस्लिम घर हो, मुस्लिम 15-20 घर हों और वहाँ पे 500 सालों से रह रहे हों, लेकिन अब वो हिंदुस्तान का पार्ट है और आसपास कई सारे हिंदूस रहते हैं, इसलिए हिंदूस उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, और वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। उनकी औरतों के साथ रेप हो रहे हैं, उनके औरतों को जो है उनका मज़हब कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in number in their respective areas. अब क्या हुआ, जैसे ही पार्टीशन का ऐलान हुआ तो मारकाट स्टार्ट हो गई, और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती थी, मतलब एक एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, हिंदूज़ कम है, तो हिंदूज़ को वहाँ पे काटा जा रहा है, और एक एरिया जहाँ पे हिंदूज़ ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स कम है, वहाँ पे मुस्लिम्स को काटा जा रहा है। और इस हिसाब से काटा जा रहा है कि गर्दनें अलग हो रही हैं, उनकी औरतों को रेप हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, उनकी औरतों का मॉलेस्टेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती शादी की जा रही है उनके साथ। No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled. किसी के पास कोई तरीका नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे इस वायलेंस को कंट्रोल किया जाएगा, और पॉलिटिकल लीडर्स ने तो ये सोचा कि भाई थोड़ी देर चलेगी ये वायलेंस और फिर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन नहीं, वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, वायलेंस और बढ़ गई। सच कम्युनिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर वर ऑफन कंपेल्ड टू लीव देयर होम्स एट द फ्यू आवर्स नोटिस, और लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, लोगों को मारा गया, काटा गया, रेप हुए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, अब पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब पार्टीशन के क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। पार्टीशन जब हुई हिंदुस्तान की तो तब क्या हुआ, जस्ट एक सेकेंड।
The year 1947 was the year one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. 1947 का साल एक ऐसा साल था जो अनप्लैंड था, वायलेंस देखने को मिली और इंसान के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इतने लोग इधर से उधर भागे, अपने घर छोड़ के भागे, डिस्प्लेसमेंट हुई, रेफ्यूजी बन गए लोग। पाकिस्तान को छोड़ के हिंदूज भाग रहे हैं और हिंदुस्तान को छोड़ के मुस्लिम्स भाग रहे हैं और ट्रेनें भर भर के लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और आधी ट्रेनों में तो लाशें भरी जा रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग, काटे जा रहे हैं। In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों को बेतहाशा बेदर्दी से मार रहे थे। सिटीज लाइक लाहौर जैसे शहर, अमृतसर जैसे शहर और कोलकाता जैसे शहर, ये जो है वो कम्युनल जोन्स बन गए। मतलब लाहौर, अमृतसर और कोलकाता ऐसे लगता था कि बकरी के मार्केट बन गए हैं, मतलब फिश मार्केट बन रहे हैं। जैसे मछली का बाजार होता है ना, जहाँ पे मछली काटी जाती हैं, वैसे ही अमृतसर, कोलकाता और लाहौर में लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, गर्दनें अलग की जा रही थी उनकी। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग टू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। मुस्लिम्स उन एरियाज में नहीं जा रहे थे जहाँ पे हिंदूज और सिख रहते हैं, और हिंदूज उन एरियाज में नहीं जा रहे थे जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। उस वक्त एक बड़े फेमस शायर हुए हमारे देश में, एक ऑथर हुए, राइटर हुए, उनका नाम था सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो ने उस वक्त लिखा, उन्होंने लिखा कि राइटर्स ब्रॉट द रनिंग ट्रेन टू अ हॉल्ट, पीपल बिलोंगिंग टू द अदर कम्युनिटी वर पुल्ड आउट एंड स्लॉटर्ड विद स्वॉर्ड्स एंड बुलेट्स। द रिमेनिंग पैसेंजर्स वर ट्रीटेड टू हलवा, फ्रूट्स एंड मिल्क। द चीफ ऑर्गेनाइजर said, brothers and sisters, news of this train arrival was delayed. That is why we have not been able to entertain you lavishly the way he wanted to. तो बेसिकली सादत हसन मंटो ने यहाँ पे ये लिखा कि जैसे ही ट्रेन पहुँचती तो उस ट्रेन के अंदर क्या किया जाता, जो दूसरे मजहब के लोग होते उनको मारा जाता, काटा जाता, उनकी गर्दनें अलग कर दी जाती, और जो फिर उनके मजहब के लोग थे उनका वेलकम किया जाता, उनको हलवा, फल और दूध पिलाया जाता। और फिर ये कहा जाता कि हमें ना बेसिकली ट्रेन थोड़ी लेट पहुंची और इसलिए हम अच्छे से आपका इंतज़ाम नहीं कर पाए। तो मान लो हिंदुस्तान की ट्रेन जा रही है एक पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्या करेंगे, जो मुस्लिम्स हैं ट्रेन के अंदर उनको दूध पिलाएंगे, उनको काजू और बादाम खिलाएंगे, उनको हलवा खिलाएंगे, और जो हिंदू होंगे उनको क्या करेंगे, मारेंगे, काटेंगे और दोबारा ट्रेन में डाल देंगे। और फिर ये कहेंगे कि हमें ना थोड़ा लेट पता चला कि मतलब ट्रेन कब पहुंचेगी, हमें थोड़ा लेट पता चला, नहीं तो और अच्छे से वेलकम होता। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ था। Forced to abandon their homes and move across the borders, people went through immense sufferings. लोगों ने अपने घर छोड़े और भाग गए। Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. दोनों साइड से माइनॉरिटीज जो थी वो भागी अपने घर छोड़ के और टेम्पररी शेल्टर लिया उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में। तो जैसे कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी कौन था, हिंदूज और सिख वहाँ से भागे, और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कौन था, मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स यहाँ से भागे। तो बेसिकली ये लोग जो इधर से उधर से भागे क्योंकि अपने घर के नहीं रहे अब, जो इनका असली घर था, तो ये बेसिकली कहीं फुटपाथ के नीचे रहने लगे, कहीं किसी रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। रेफ्यूजी कैंप मतलब सरकार ने कोई छोटा सा एक झोंपड़ी बनाई हुई है और सारे लोग जो भागे हुए हैं वहाँ पे रह रहे हैं। और आप आज भी देखते होंगे कि कई सारे रेफ्यूजी लोग जो हैं आज भी उनके पास अपने घर नहीं हैं, वो फुटपाथ के नीचे रहते हैं, वो कैंप्स में रहते हैं। और वो सारे लोग पार्टीशन के टाइम के भागे हुए हैं, मतलब उसमें से कई सारे लोग पार्टीशन के टाइम के भागे हुए हैं, उनके बाप दादा उस टाइम पे भागे हुए हैं। They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उनकी मदद नहीं कर पाई, उनको बचा नहीं पाई। They traveled to the other side of the new border by all sorts of means, often by foot. पैरों के ऊपर वो भागते हुए पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। Even during this journey they were often attacked, killed or raped. और भागते वक्त औरतें भी भाग रही थी, मर्द भी भाग रहे थे, तो औरतों को बीच में मार दिया जाता, रेप कर दिए जाते उनसे ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती। एक मुस्लिम एरिया से अगर महिला भाग रही है तो मुस्लिम्स ने देखा एक सुंदर सी महिला है, पहले उसका रेप करो, फिर उसको मुस्लिम बना दो और उससे शादी कर लो, या फिर किसी मर्द को मार दो। इस तरीके से वहाँ पे हो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स वर एब्डक्टेड, कई सारी महिलाएं जो थी उनके साथ एब्डक्शन हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, रेप हुए उनके। उसके बाद
दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एब्डक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। उनके मजहब बदले जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, उनके साथ करी जा रही थी। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाई देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर। और कई सारे केसेस में तो ऐसा हुआ कि परिवारों ने अपनी महिलाओं को खुद ही मार दिया ताकि इज्जत बची रहे। तो बेसिकली एक फैमिली जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भाग रही है और वो हिंदू फैमिली है, तो हिंदू फैमिली में महिलाओं को खुद ही मार दिया हिंदुओं ने। क्यों? कि मुस्लिम्स के हाथों से मरने से अच्छा है खुद ही मर जाओ, हमारे हाथों से मर जाओ। मुस्लिम्स के से रेप होने से अच्छा है यहाँ पे खुद ही मर जाओ, या मुस्लिम से शादी करने से अच्छा है तुम्हें खुद ही मार दें, तुम्हारी हमारी इज्जत बची रहेगी। तो ये सब हो रहा था उस वक्त। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कई सारे बच्चे उनके माँ बाप से जुदा कर दिए गए। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। और क्योंकि लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर मतलब दूसरे देश में भाग गए, तो उन्होंने देखा कि उनके पास अब तो कोई घर ही नहीं है, उनका घर तो पाकिस्तान में रह गया है। For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and years। और इन refugees के लिए, इन लोगों के लिए आज़ादी का मतलब था अब कोई घर नहीं है, अब रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ेगा सालों के लिए। Writers, poets and filmmakers in India, Pakistan have expressed the ruthlessness of killing and suffering of displacement and violence in the novels, short stories and poems and films। कई सारे राइटर्स ने, पोइट्स ने, फिल्म मेकर्स ने कई सारी कहानियाँ लिखी, शायरी लिखी, फिल्में बनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे पार्टीशन के बाद लोगों को मारा गया, काटा गया, कैसे लोगों का दुख दर्द यहाँ पे बताया गया। आपने देखी होंगी गदर जैसी मूवीज़, मैंने आपको अभी तो शायरी बताई अमृता प्रीतम और फैज़ अहमद फैज़ की। तो कई सारे राइटर्स ने फिल्मों के अंदर बताया गया, उस वक्त की सिचुएशन को बताया गया कि क्या हुआ उस वक्त। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as division of herds। और जो लोग बच गए उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये पार्टीशन नहीं थी, ये बेसिकली दिलों को डिवाइड किया गया था, मतलब दिलों का बंटवारा हुआ था, ये देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो while recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये देश का बंटवारा नहीं, ये दिलों का बंटवारा है। The partition was not merely a division of properties, liabilities and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus। देखो पार्टीशन के बाद सिर्फ पार्टीशंस के साथ मतलब जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ देश के एसेट्स को नहीं बांटा गया था, या सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन नहीं हुई थी, या सिर्फ लाइबिलिटीज़ की डिवीजन नहीं हुई थी। मतलब जब देश का बंटवारा हुआ ना तो पैसे भी बांटे गए थे कि भाई इतने पैसे पाकिस्तान को दिए जाएंगे, इतने पैसे हिंदुस्तान के रहेंगे, क्योंकि पहले दोनों एक ही देश हुआ करते थे, तो उनका हिस्सा उनको दिया गया था। इट्स लाइक कि एक घर से दो भाइयों को जो है वो अलग किया जा रहा है, तो दो भाइयों को उनका हिस्सा दिया जा रहा है। इस तरीके से ही भारत और पाकिस्तान दो भाई मान लो, और इन दोनों भाइयों को अपना अपना हिस्सा दिया जा रहा था। व्हाट आल्सो गॉट डिवाइडेड, ये सब चीज़ें तो डिवाइड हुई, पैसे वगैरह, जो आपके एम्प्लॉयज़ थे, जो आपकी ट्रेनें थी, जो संपत्ति थी, वो डिवाइड तो हुई। उसी के साथ साथ व्हाट आल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके पुलिस बैंड, इन सब चीज़ों को भी बांटा गया। भाई साहब ये पूरा का पूरा जैसे दो भाइयों को हिस्सा मिल रहा है और दो भाई कह रहे हैं कि भाई नहीं हमें पतीले भी चाहिए, हमें जो है वो गैस सिलेंडर भी बांटो, आप जो है वो कुर्सियाँ और टेबल भी बांटो। इस तरीके से ये सब चीज़ें बांटी गई। मतलब आधी कुर्सियाँ पाकिस्तान ले गया हमारी, आधे टेबल पाकिस्तान ले गया। तो हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन नहीं हुई कि ये एरिया पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान का, नहीं भाई पैसे भी दिए गए उन लोगों को, टेबल और चेयर्स भी दी गई उन लोगों को, किताबें उनको दी गई, बैंड बाजे भी दिए गए उन लोगों को, ये सब चीज़ें भी बांटी गई। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवेज आर आल्सो डिवाइडेड। इवन कि रेलवे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी डिवाइड किए गए कि भाई साहब अगर 1000 लोग यहाँ पे रेलवे में नौकरी करते थे तो कुछ लोग उनको दिए गए, कुछ एम्प्लॉय उनको दे दिए गए। अगर 1000 लोग यहाँ पे टीचर्स थे तो उसमें से 500 लोग उनको दिए गए। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ का भी बंटवारा हुआ। अबव ऑल इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु हैड हितोटो लिव टुगेदर एज नेबर्स। और उसी के साथ साथ जो बंटवारा असल में हुआ था वो था हिंदू और मुस्लिम्स का बंटवारा, जो एक साथ रह रहे थे पिछले कई सैकड़ों सालों से। इट इज़ एस्टिमेटेड द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। ये कहा जाता है कि 80 लाख लोग, क्या आप मान सकते हैं 80 लाख लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ, वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ भागे, माइग्रेट हुए, रिफ्यूजी बन गए, जिनका माइग्रेशन हुआ, जो अपने घर छोड़ के भागे। 80 लाख लोग बहुत बड़ा नंबर होता है। उस वक्त तो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। और ये कहा जाता है कि 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। ओ माय गॉड, 5 से 10 लाख लोग मारे गए इस पार्टीशन के चलते हुए।
मतलब 5 से 10 लाख लोगों को मारा गया, काटा गया जब हमारा देश का बंटवारा हुआ। सो यू कैन वेल इमेजिन द कंडीशन, यू कैन वेल इमेजिन द सिचुएशन कि कैसे इस देश का बंटवारा हुआ है। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, however, the partition passed and the deeper issue, the leaders of Indian national struggle did not believe in the two nation theory, and yet partition on religion basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? अब देखो, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो टू नेशन थियोरी के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। टू नेशन थियोरी के ऊपर विश्वास रख कौन रहा था भाई? ये रख रहे थे पाकिस्तानी, या खास करके जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जो जिन्ना जैसे लोग थे। जिन्ना क्योंकि लीडर था मुस्लिम्स का, मुस्लिम लीग का। जिन्ना जैसे लोगों का ये मानना था कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाया जाएगा और हिंदूज के लिए हिंदुस्तान। लेकिन भारत के नेता पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये नहीं मानते थे ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि अब क्योंकि देश की पार्टीशन हो गई है, देश दो हिस्सों में बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि अब सच में मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान होगा और सिर्फ हिंदूज के लिए हिंदुस्तान होगा? नहीं भाई, हम तो टू नेशन थ्योरी के ऊपर विश्वास रखते ही नहीं थे। तो अगर देश अलग अलग हो भी गए हैं, पाकिस्तान अपना देखे, अगर वो चाहता है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही रखा जाएगा, वहां पे मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाया जाएगा, वैसा वहां पे होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ हिंदुओं के लिए रहेगा। ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में मानना ही नहीं था। हम तो सारे लोगों को साथ में रखना चाहते थे। हम तो हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में रखना चाहते थे। तो बंटवारे के बाद इसका मतलब क्या कि हिंदूज के लिए अब हिंदुस्तान रह गया और पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए बेशक हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदूज के लिए होगा, ये किसने कहा? हम तो ये नहीं मानते हैं। हमने तो कहा था कि बंटवारा अगर हो भी गया है, फिर भी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में बाकी कम्युनिटीज के लोग भी रहेंगे। Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 10-12% of total population 1950%. Even कि कई सारे लोग, मुस्लिम्स लोग जो थे वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान भागे, लेकिन भाई साहब 10-12% लोग जो थे ना मुस्लिम्स में, वो हिंदुस्तान में ही रहे। उन्होंने हिंदुस्तान का दामन चुना, उन्होंने हिंदुस्तान को ही चुना। और आज वो 10-12% लोग जो हैं 20-22% में कन्वर्ट हो गए हैं। आज 25 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश में मुस्लिम्स की, 25 करोड़ के आसपास। 25 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब 20% के आसपास लोग हैं हमारे पास आज। समझ रहे हैं आप? 18-20% मुस्लिम्स हैं हमारे पास आज इस देश में। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे संख्या में मुस्लिम यहाँ पे रहते थे 1951 में। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटिजन्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूज? द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सिवियर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब सवाल ये था कि भाई ये जो 10-12% मुस्लिम्स यहाँ पे हिंदुस्तान में बच गए हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो थोड़ी बहुत संख्या में सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं, ज्यूज हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? क्या हिंदुस्तान भी हिंदुओं के लिए ही रहेगा या फिर सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाएगा, जहां पे इन सब कम्युनिटीज के लोगों को भी रहना दिया जाएगा यहाँ पे? तो ये भी एक सवाल था। There were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of Muslims in colonial India. It was in the forefront of demand for a separate Muslim nation. Similarly, there were organizations which were trying to organize Hindus in order to turn India into a Hindu nation. But most leaders of Indian national movement believed that India must treat persons of all religions कहाँ गया, equally, and that India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. तो बेसिकली हुआ क्या? देखो, मुस्लिम्स का तो ये कहना था, देखो जो मुस्लिम लीग थी उसका तो ये मानना था कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान होगा, मतलब एक धर्म के लोगों के लिए एक देश होगा। और हिंदूज में से भी कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए रहे। लेकिन बहुत सारे बड़े नेता ऐसे थे, नेहरू, पटेल, बोस या फिर गांधी जैसे नेता, जो ये मानते थे कि भाई साहब यहाँ पे ना सारे धर्मों के लोग रहेंगे और हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रहे। हम यहाँ पे सारे धर्मों के लोगों को वेलकम करेंगे और हम नहीं चाहते कि भाई हिंदूज़ को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाए और मुस्लिम को नीचा समझा जाए, हिंदूज़ को ऊंचा समझा जाए। इसलिए ऑल सिटिजन्स वुड बी इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, बीइंग रिलीजियस और बिलीवर वुड नॉट बी टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। दे चेरिश्ड देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेकुलर नेशन। दिस आइडियल वाज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और
हमारा भारत सेक्युलर रहेगा, सारे मज़हब के लोग यहाँ पे रहेंगे, सभी मज़हब के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सारे के सारे लोग सिटीजन होंगे हमारे देश के, चाहे जिस भी मज़हब से आते हों। इसलिए मज़हब के आधार पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इसलिए सेकुलरिज्म को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐड किया गया। बात आपको समझ आ गई? मुस्लिम्स के लिए बनाया गया पाकिस्तान, लेकिन हिंदूज़ के लिए हिंदुस्तान नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान सभी धर्मों के लोगों के लिए, हिंदुस्तान एक सेक्युलर नेशन रहा, हिंदुस्तान सभी धर्मों के लोगों की रिस्पेक्ट करने लगा। और हिंदुस्तान में जो 12% मुस्लिम्स उस वक्त हुआ करते थे, 10-12%, आज वो 20% के आसपास हो गए हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म एक वजह रही जिससे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भी बढ़ी और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स अच्छे से रह पाए। कई सारे कंसर्न्स हैं, कुछ मुस्लिम्स को लगता है कि वो हिंदुस्तान में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़े अच्छे से एड्रेस किया है ये जो कंसर्न था इसको एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो जो हिंदूज़ थे अब तो वहाँ पे 0% भी नहीं बचे हैं, वो 0.0% भी नहीं बचे हैं। लेकिन इंडिया में जो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, संख्या बड़ी है। समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया पार्टीशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब आपको ये समझना है कि महात्मा गांधी का क्या सेक्रीफाइस रहा इस टाइम पे। देखो मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। महात्मा गांधी ना बड़े ही एक प्रभावशाली नेता थे, बड़े मशहूर नेता थे। महात्मा गांधी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बेसिकली हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने आज़ादी का जश्न बिल्कुल नहीं बनाया। महात्मा गांधी का ये मानना था कि एक देश जब दो हिस्सों में बट रहा हो, जब देश में लोग मारे जा रहे हों, काटे जा रहे हों, कैसे मैं इस आज़ादी का जश्न मना सकता हूं। इसलिए महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते थे। वो खून रेजी नहीं चाहते थे, वो बेसिकली वायलेंस, हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ादी भी नहीं मनाई। और जब उन्होंने देखा कि लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो बेसिकली महात्मा गांधी क्या करते, जहां कहीं भी जिस भी एरिया में हिंदूज और मुस्लिम से एक दूसरे को काट रहे हैं, महात्मा गांधी वहां पर चले जाते। अब आइए हम समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में ज्वाइन कैसे किया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये पूरा का पूरा देश है, ये जो भारत है, बेसिकली भारत अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। तो हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर ये जो लाइट ब्लू कलर से स्टेट्स मार्क की गई हैं, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। तो जो भी ये जो लाइट ब्लू कलर का एरिया है, ये सारा का सारा प्रिंसली स्टेट्स का एरिया है। मतलब ये सारी वो स्टेट्स थी जिनको कोई राजा चलाया करता था। और जो आपके पास यहाँ पे कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, ये जो सारा का सारा एरिया है, ये बेसिकली वो एरिया हुआ करता था जिनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली चलाया करते थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कहते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक ब्रिटिश इंडिया। बात समझ आ गई? तो हमारे पास बेसिकली हमारा भारत जो है 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। मतलब 565 छोटी छोटी स्टेट्स ऐसी थी जो कि जिनको कोई राजा चलाया करता था। तो जब अंग्रेज हमारे देश को रूल करते थे, तो ये वाला मतलब इस कलर का जो एरियाज़ हैं, जैसे पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, मतलब कौन सा कलर है, ये जो भी कलर है, इस कलर के एरिया को ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, डायरेक्टली इस एरिया को चलाते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे यहाँ पे। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी लाइट ब्लू कलर की, बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स इस एरिया को खुद नहीं चलाते थे, बल्कि यहाँ पे राजा रूल किया करता था। लेकिन राजा के ऊपर ब्रिटिश ही होते थे। तो राजा को ये कहा जाता था कि भाई साहब, एक स्टेट को तुम खुद चलाओ, उसको अंदर से तुम खुद देखो, और जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है और फॉरेन अफेयर्स, ये जो 3 मैटर्स हैं, इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिशर्स बनाएंगे। मतलब आपकी स्टेट का, मतलब आपके राज्य का डिफेंस भी ब्रिटिशर्स देखेंगे, कम्युनिकेशन भी ब्रिटिशर्स देखेंगे और फॉरेन अफेयर्स भी ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट्स थी तो ब्रिटिशर्स के ही अंडर, लेकिन चलाता इनको खुद राजा था। तो बेसिकली राजा के ऊपर ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे इन स्टेट्स के अंदर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर को महाराजा हरि सिंह चलाया करते थे। तो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अपने हिसाब से चलाते थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली नहीं चलाया करते थे। तो ये इस तरीके की हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब हुआ क्या, अब आप समझना इस बात को।
British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely states। तो ब्रिटिश इंडिया इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हुआ था। मतलब 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको राजा चलाया करते थे, और कुछ रीजन्स ऐसे थे जिनको ब्रिटिशर्स खुद चलाया करते थे। उन रीजन्स को कहा जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। The British Indian provinces were directly under the control of British government. On the other hand, several large and small states ruled by princes। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश लाया करते थे, और बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी या बड़ी स्टेट्स थी जिनको कुछ राजा चलाया करते थे, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल जो होता था वो खुद वहाँ पे किसके पास होता था, राजाओं के पास होता था। लेकिन राजाओं के ऊपर सुप्रीमेसी किसकी होती थी, तो ब्रिटिशर्स की होती थी। तो ब्रिटिशर्स ही मालिक थे सारे के सारे देश के मालिक कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि राजा को ये कहा था कि भाई राजा जो भी राजा हैं वो खुद अपना अंदर का काम खुद देखें, ऊपर वाला हम देख लेंगे। मतलब जो मेन चीज़ें हैं डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये ब्रिटिशर्स चलाएंगे, और बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चलानी है ये खुद कौन देखेगा, ये खुद राजा देखेंगे। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसको पैरामाउसी कहते हैं कि भाई राजा अपनी स्टेट को खुद चला रहा है, लेकिन राजा के ऊपर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और अंदर से स्टेट को राजा चला रहा है। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो बेसिकली 1/3 एरिया जो था, 1/3 एरिया जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के कंट्रोल में था। तो मान लो कि ये देश है इतना सा, तो इतने से देश के अगर मैं 3 हिस्से कर दूं तो इन 3 हिस्से हुए नहीं, तो मान लो इतने से देश के हम कर लें 3 हिस्से, ये कितने हो गए, 1 2 3, हाँ 3 हिस्से हुए। तो ये जो एक हिस्सा है ये किसके पास है, ये है राजाओं के पास, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। 2/3 हिस्सा किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्टली है, ब्रिटिश कंट्रोल है। सारा का सारा एरिया ब्रिटिशर्स का ही है, लेकिन ब्रिटिशर्स 2/3 एरिया में खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं उसको, और 1/3 एरिया जो है उसको राजा चला रहे हैं। और हर 4 में से एक इंसान जो है वो कहाँ पे रहता था, वो बेसिकली प्रिंसली स्टेट में रहता था या राजा के रूल में रहता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स। अंग्रेजों ने ये फैसला लिया और अंग्रेजों ने ये डिक्लेयर किया कि जैसे ही अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके ऊपर अंग्रेज हुआ करते थे, जिनको राजा चलाया करते थे, ये प्रिंसली स्टेट्स, इनके ऊपर कोई कंट्रोल अब नहीं रहेगा। तो बेसिकली दिस मीन्ट दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल, जो 565 सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अब इंडिपेंडेंट आज़ाद हो जाएंगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द न्यू व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे विश्ड सो। अब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास ऑप्शन है, ये चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, चाहें तो हिंदुस्तान के साथ जा सकती हैं, और चाहें तो आज़ाद रह सकती हैं। नाउ this decision was left not to the people but to the princely rulers of these states. This was a very serious problem and could threaten to very existence of united India। अब ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी कि हिंदुस्तान के अंदर कई सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि जिनके पास ये मौका है कि वो आज़ाद भी रह सकती हैं, पाकिस्तान भी साथ भी जा सकती हैं और हिंदुस्तान के साथ भी रह सकती हैं। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रवंकोर announced that the state had decided on independence। जो त्रवंकोर का राजा था उसने ये डिसाइड किया कि वो आज़ाद रहेगा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। और जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने भी यही कहा कि वो भी आज़ाद रहेगा। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, अब समझना कहानी को। कहानी ये है कि जो त्रवंकोर यहाँ पे एरिया है, मैं दिखाता हूँ आपको त्रवंकोर कहाँ पे है। त्रवंकोर यहाँ पे है, ये जो स्टेट आपको दिख रही है ये त्रवंकोर की स्टेट है, राइट। ये जो स्टेट है ये त्रवंकोर की है। तो यहाँ पे त्रवंकोर की स्टेट ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे। फिर हैदराबाद का जो राजा था जिसको निज़ाम कहते हैं, इसने भी ये फैसला लिया कि हम आज़ाद रहेंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद भी आज़ाद रहेगा, त्रवंकोर भी आज़ाद रहेगा, और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी कह रही हैं कि हम आज़ाद रहेंगे। जम्मू कश्मीर ने भी कह दिया कि हम आज़ाद रहेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मुल्क बन जाएंगे, छोटे छोटे आज़ाद देश बन जाएंगे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये जो राजा हैं, ये छोटी छोटी स्टेट्स बना देंगे हिंदुस्तान के अंदर। इसका मतलब तो हिंदुस्तान तो कई सारे टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या,
देखो, रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल का जो नवाब होता था, मतलब भोपाल का जो राजा होता था, वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया, वो भी आज़ाद रहना चाहता था। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मेंट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। और अब ये लग रहा था कि आज़ादी के बाद हमारा भारत देश बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज में बढ़ जाएगा। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन द स्टेट्स आल्सो लुक ब्लीक, और इन लोगों के पास तो लोकतंत्र भी नहीं होगा, क्योंकि राजा रूल करेंगे इन सारी कंट्रीज को, इन सारे एरियाज को। तो राजा जब रूल करेंगे तो वहां पे लोग वोट थोड़ी कर सकते हैं, तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भारत की आज़ादी की जो स्ट्रगल चल रही थी उसमें यह कहा गया था कि हम भाई यूनाइट होंगे, पूरा का पूरा भारत एक ही होगा, पाकिस्तान भी हमारे साथ होगा, उसी के साथ साथ लोगों के पास लोकतंत्र होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था, अभी तो कई सारी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो आज़ाद होना चाहती थी और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी ना होती। इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन। और इन सारी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो है कोई लोकतंत्र नहीं था, राजा खुद रूल करने वाले थे और लोगों के पास कोई वोट करने का अधिकार ना होता। तो ये जो सारा नीला नीला एरिया है, ये सारा का सारा एरियाज आज़ाद होने वाले थे, ये अपने आप को आज़ाद करने वाले थे। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत के अंदर कई सारे अब देश बन जाएंगे। तो भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने जो सपना देखा था कि भारत पूरा का पूरा आज़ाद होगा, ये सारा का सारा इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, ये सारा का सारा इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद होगा, लेकिन अब ये सपना टूट रहा था, क्योंकि भारत अलग अलग हिस्सों में टूटने वाला था। समझ आ गई बात आपको? उसके बाद अब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच अडॉप्ट की, ये समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट्स अप्रोच, द इंटरिम गवर्नमेंट, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है क्या होता है? मतलब वो गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान को रूल कर रही थी, मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब बेसिकली उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे और सरदार पटेल, पटेल का नाम मत भूलना, पटेल जो है उस वक्त होम मिनिस्टर होते थे, और साथ ही साथ उस वक्त जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होते थे। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? पटेल थे, सरदार पटेल। द इंटरिम गवर्नमेंट टुक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अंडर द माउंटबेटन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। माउंटबेटन प्लान के तहत प्रिंसली स्टेट्स जो है वो हिंदुस्तान को भी ज्वाइन कर सकती थी, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकती थी, इंडिपेंडेंट भी रह सकती थी। सरदार पटेल was India's deputy prime minister and home minister during the crucial period immediately following independence। तो जैसे ही आज़ादी मिली, हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल थे, और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी थे, और प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू, पंडित नेहरू। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। अब क्या हुआ? अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, 565, इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशंस चलना स्टार्ट हो गई। सरदार पटेल इन राजाओं को कन्विंस कर रहे थे, इनको लालच दे रहे थे, सारे तरीके अख्तियार किए जा रहे थे कि आप भारत के साथ रहिए, मतलब सारे के सारे तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा था, आराम से बात की जा रही थी, लालच दिया जा रहा था राजाओं को कि आप हमारे साथ रहिए। तो पटेल बेसिकली नेगोशिएशंस कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, राजाओं को कन्विंस कर रहे हैं कि राजा हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लें। और बेसिकली इसी चीज़ की वजह से, मतलब ये जो सारे के सारे एफर्ट्स पटेल ने लगाए, इससे क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टेट्स ने ये फैसला लिया कि वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करेंगी। प्रिंसली स्टेट्स ने ये फैसला लिया। इट मे लुक इजी नाउ, ये आसान लगता होगा आपको, लेकिन इतना आसान था नहीं, बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर स्किलफुल परसुएशन। इसके लिए बहुत स्किलफुल परसुएशन आपको चाहिए होती। मतलब पटेल के जो एफर्ट्स थे, पटेल ने जो तरीके इख्तियार किए होंगे, वो सच में सराहनीय हैं, वो सच में जो है वो अप्रिशिएबल हैं। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स। जो सौराष्ट्र रीजन था गुजरात का, वहाँ पे 14 बड़ी स्टेट्स आती थी जिनको राजा कंट्रोल किया करते थे। 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमेरियस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। 119 छोटी छोटी स्टेट्स आती थी, कहाँ पे? सौराष्ट्र रीजन के अंदर। और उड़ीसा के अंदर 26 स्मॉल स्टेट्स आती थी, मतलब 26 स्टेट्स आती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो उड़ीसा का रीजन है,
ये जो उड़ीसा का रीजन है यहाँ पे 26 स्टेट्स थी इतने से रीजन में, मतलब 26 अलग अलग क्या थे, देश थे जिनको राजा रूल किया करते थे। और 14 बिग स्टेट्स कहाँ पे थी, सौराष्ट्र, मतलब यहाँ पे इस रीजन में 14 अलग अलग स्टेट्स थी। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 565, आप सोच रहे होंगे ना इतना बड़ा नंबर 565 स्टेट्स, मतलब 565 अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। तो भाई छोटे छोटे एरियाज के ऊपर जो है वो राजा रूल कर रहे थे, छोटे छोटे एरियाज के ऊपर, छोटे छोटे एरियाज मतलब छोटी छोटी स्टेट्स के ऊपर राजा रूल किया करते थे। क्योंकि उड़ीसा के अंदर ही 26 स्टेट्स हैं तो 26 राजा हैं यहाँ पे, तो 26 राजा चाहते तो 26 अलग अलग देश बना सकते थे इतने से उड़ीसा के एरिया में। समझ आ गई बात। अब देखो अब हुआ क्या, अब हुआ यूं, द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस। अब 3 तरीके से इन राजाओं को मनाया जा रहा था, जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने वश में किया जाए और हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सबसे पहली अप्रोच तो ये थी कि भाई हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी कि यार तुम्हारे लोग जो हैं, मतलब जिस स्टेट को राजा कंट्रोल कर रहा है उस स्टेट के लोग तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। और दूसरा, सरकार तैयार थी इन रीजन्स को, इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए। बेसिकली सरदार पटेल ये कहते, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा के पास सरदार पटेल गए और जम्मू कश्मीर के राजा को पता क्या कहा कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाइए, आप अपनी स्टेट को खुद चलाना, ऑटोनॉमी आपके पास रहेगी, आप अपनी स्टेट को खुद चलाना, बस हमें 3 चीजें दे दो, दैट इज डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। इन 3 चीजों के ऊपर कानून कौन बनाएगा, हमारे हिंदुस्तान की सरकार बनाएगी, बाकी जम्मू कश्मीर को तुम अपने हिसाब से चलाना। तो ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पटेल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, या हमारे देश की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। बेसिकली यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट किया जा रहा था ताकि ये सारी स्टेट्स हिंदुस्तान को ज्वाइन कर दें, एक तरीके का लालच दिया जा रहा था। थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्टेक्स्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। और उसी के साथ साथ जो डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी हो रहा था, क्योंकि पूरा देश जो है वो उसकी पार्टीशन हुई थी, पूरा देश जो है वो बट गया था। तो बेसिकली यहाँ पे आप अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को ये कह रहे थे कि भाई साहब हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आज़ाद रहना, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ, पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरी वर कंटिन्यूअस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन। 1947 तक, मतलब आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 तक हमने मैक्सिमम स्टेट्स को, ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो, मैक्सिमम स्टेट्स जो थी वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई। और जो तरीके अख्तियार किए पटेल ने, मतलब पटेल ने बड़े सारे एफर्ट्स लगाए, लालच दिया, ऑटोनॉमी का लालच दिया कि भाई साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, तो मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जोड़ दी गई, राइट। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत सारी स्टेट्स के राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जैसा डॉक्यूमेंट साइन किया। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसके अंदर ये कहा जाता था, जब राजा इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देता था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो राजा की स्टेट होती थी अब हिंदुस्तान का पार्ट हो गई है। एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत वो स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी वो हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर जाएगी, विच मेंट दैट देयर स्टेट अग्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी स्टेट जो है वो हिंदुस्तान के यूनियन का पार्ट बनने के लिए तैयार हो चुकी है। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। अब जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये जो 4 स्टेट्स हुआ करती थी जिनको राजा रूल किया करता था, भाई साहब इनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। बाकी सारी स्टेट्स तो जोड़ ली गई, 561 स्टेट्स तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई, लेकिन भाई साहब हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये राजा तैयार नहीं थे हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइड कन्फर्म्ड पीपल्स डिसाइड टू ज्वाइन इंडिया। अब जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड करवाया जाता है, मतलब जूनागढ़ के लोगों को ये पूछा जाता है। जूनागढ़ एक स्टेट थी, कहाँ थी मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको जूनागढ़ कहते हैं। तो जूनागढ़ की स्टेट हिंदुस्तान के साथ नहीं जुड़ रही थी। फिर हुआ क्या कि एक प्लेबिसाइड करवाया गया, मतलब जूनागढ़ के लोगों को ये पूछा गया,
जूनागढ़ के लोगों को ये पूछा गया कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और 90% लोगों ने ये कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए जूनागढ़ को भी हिंदुस्तान के साथ जोड़ लिया गया। अब बची कौन सी स्टेट्स हैं हमारे पास? बची है हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। अब ये 3 स्टेट्स, इनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ कैसे जुड़ा, ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर का क्या इशू था और जम्मू कश्मीर कैसे हिंदुस्तान के साथ फिर जुड़ा, कैसे बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, फिर जम्मू कश्मीर को मजबूरी में हिंदुस्तान की हेल्प मांगनी पड़ी, और जब हिंदुस्तान ने हेल्प की, जम्मू कश्मीर की मिलिट्री की हेल्प की मतलब, तो उसके बाद जो है वो कंडीशन रखी जम्मू कश्मीर के सामने कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़ना होगा, तभी हम जम्मू कश्मीर का साथ देंगे पाकिस्तान को हराने में, और फिर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। डिटेल्ड तरीके से हम इसको लास्ट चैप्टर में समझेंगे, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेने का। और मणिपुर और हैदराबाद कैसे ज्वाइन किए वो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। जूनागढ़ का मैंने आपको बता दिया कि जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया गया, मतलब वोट करवाया गया, और मैक्सिमम लोगों ने 90% लोगों ने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, 10% लोगों ने कहा वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई। अब हैदराबाद और मणिपुर की क्या समस्या थी, कश्मीर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये जो टोपी वाला बंदा है, ये हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था, मतलब हैदराबाद का राजा हुआ करता था, और हैदराबाद सबसे बड़ी स्टेट होती थी। सबसे बड़ी स्टेट कैसे होती थी मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद, ये है हैदराबाद, दिख रही है आपको हैदराबाद, दिख तो रही होगी, ये सबसे बड़ी स्टेट होती थी यहाँ पे। अदरवाइज इतनी सी छोटी सी स्टेट मैंने आपको बताया ना, 26 छोटी छोटी स्टेट्स में बटी हुई है, 26 राजा हैं यहाँ पे, 26 अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन हैदराबाद एक ही स्टेट होती थी, एक ही देश होता था, एक ही स्टेट होती थी, जिसको निज़ाम चलाया करता था। निज़ाम मतलब निज़ाम जो था उनका राजा था, और निज़ाम सबसे अमीर आदमी हुआ करता था उस वक्त दुनिया का, राइट। अब समझते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद, लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वाज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद सबसे बड़ी स्टेट थी, और आसपास का जो पूरी की पूरी हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी से ढकी हुई थी, मतलब हैदराबाद के आसपास सारा का सारा हिंदुस्तान था। सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आज का कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी हैदराबाद में आता था। तो हैदराबाद 3-4 स्टेट्स को मिला के बनी हुई थी। इट रूल्स कैरिड द टाइटल निज़ाम। इसका जो रूलर होता था उसका नाम, उसको निज़ाम कहा जाता था, इसके राजा को। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद आज़ाद रहे। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। उसने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब ये होता था कि अगर किसी राजा ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर दिया है तो मतलब राजा आज़ाद रहना चाहता है, वो स्टेट आज़ाद रहेगी। तो बेसिकली हैदराबाद ने ये डिसीजन लिया कि हैदराबाद अब आज़ाद रहेगी नवंबर 1947 में। विद इंडियन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी कि हैदराबाद को अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन हैदराबाद ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे। अब हुआ क्या? इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्स। अब हुआ क्या कि हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। एक मूवमेंट, आंदोलन स्टार्ट हो गया निज़ाम के अगेंस्ट। बेसिकली जो तेलंगाना का आज का रीजन है वहाँ पे कुछ किसान हुआ करते थे, वो बेसिकली निज़ाम से परेशान थे, मतलब हैदराबाद के राजा से परेशान थे। हैदराबाद का राजा उनको तंग करता था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हैदराबाद के राजा के साथ। कई सारी महिलाओं ने भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, हु हैड बीन वॉस्ड, जिन महिलाओं के साथ भी गलत हुआ था। हैदराबाद टाउन्स वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और हैदराबाद जो शहर है वहाँ पे तो बहुत मूवमेंट फैल गई। द कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस, जो हैदराबाद में कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट लोग होते थे, और कांग्रेस जो होती थी, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाई अनलिशिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रज़ाकार्स ऑन द पीपल। और निज़ाम ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाई, लोगों को मार दिया गया। द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ रज़ाकार्स न्यू नो बॉन्ड्स। और बेसिकली इस तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कुचल दिया गया, मार दिया गया। दे मर्डर्ड, मेम्ड एंड रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। सो खास करके क्योंकि हैदराबाद के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम्स आते थे, तो बेसिकली यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा मारा गया। जो लोग नॉन मुस्लिम्स थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ज़्यादा मारा गया, उनको ज़्यादा टारगेट किया गया, जो मुस्लिम्स नहीं थे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया,
उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी भेजी हैदराबाद के अंदर, क्योंकि वहां पे हैदराबाद में क्या हुआ है, उथल पुथल चल रही है, हैदराबाद के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और निज़ाम उन लोगों को मार रहा है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भारत की सरकार ने वहां पे आर्मी भेजी। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस। इंडियन आर्मी ने वहाँ के जो निज़ाम के सिपाही थे, निज़ाम की जो फोर्सेस थी, निज़ाम की जो आर्मी थी जो लोगों को मार रही थी, उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया। इंडियन आर्मी ने उनको हरा दिया, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद जो है कुछ उस फाइट के बाद जो है निज़ाम सरेंडर कर देता है, निज़ाम जो है हार जाता है। निज़ाम कहता है कि भाई मेरी बस हो गई है, और उसके बाद हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। अब देखो हैदराबाद कैसे जुड़ा हिंदुस्तान के साथ। हैदराबाद के अंदर प्रोटेस्ट हुए, हो सकता है प्रोटेस्ट भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं करवाए हों, क्योंकि गवर्नमेंट तो सारे तरीके लगा रही थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो प्रोटेस्टर्स को। उसके बाद प्रोटेस्टर्स को जब मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेज दी और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो राजा थे, उसकी आर्मी के ऊपर कंट्रोल कर दिया। और फिर इंडियन आर्मी ने हैदराबाद की आर्मी को हरा दिया, और फिर हैदराबाद के निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, कहा कि बस मेरी बस हो गई है, और फिर हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। अब मणिपुर का क्या केस था। फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ उससे कुछ दिन पहले, जो मणिपुर का राजा था जिसका नाम बोध चंद्र सिंह था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। मतलब बोध चंद्रा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, मतलब भारत के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया, भारत के साथ मणिपुर जुड़ गया। और बोध चंद्रा सिंह ने यह कहा कि भाई हम भारत के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मणिपुर को अंदर से कैसे चलाना है, ऑटोनॉमी हमारे पास होनी चाहिए, इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो मणिपुर के पास ही होनी चाहिए। और सरकार इसके ऊपर कन्विंस हो गई कि ठीक है भाई, तुम्हें इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, अब हमारे साथ आ जाइए, सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स हमें दे दीजिए। इन 3 चीज़ों के ऊपर भारत की सरकार कानून बनाएगी, बाकी अंदर से मणिपुर को जैसे मर्जी चलाना है वो तुम खुद चलाना। लेकिन ये महाराजा ने फैसला लिया था, मणिपुर के महाराजा ने, आम जनता को नहीं पूछा गया था। आम जनता नहीं चाहती थी कि वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े, तो बेसिकली आम जनता अपने आप को आज़ाद रखना चाहती थी, आम जनता आज़ादी चाहती थी। अब आम जनता ने ये कहा कि भाई मणिपुर के अंदर करवाई जाए इलेक्शंस। तो महाराजा ने जो फैसला लिया है, हम उस फैसले को नहीं मानते हैं, मणिपुर के अंदर होनी चाहिए इलेक्शंस। तो जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन करवाई जाती हैं, और देश में पहली बार इलेक्शंस होती हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, जहां पे सारे लोग वोट करते हैं। तो मणिपुर में इलेक्शंस करवाई जाती हैं, और वहां पे बेसिकली एक मणिपुर की सरकार चुनी जाती है, और मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, कि जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो राजा है, लेकिन वहां पे एक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसको कहा जाता है? एक ऐसा देश जहां पे राजा भी हो और सरकार भी चुनी गई हो लोगों के द्वारा। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राजा भी होता है और सरकार भी चुनी जाती है लोगों के द्वारा, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। तो बेसिकली राजा ने तो कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और लोगों ने कहा कि इलेक्शंस करवाई जाएं। लोगों ने इलेक्शंस करवा दी वहां पे, और लोगों ने वहां पे एक सरकार बना दी। इसलिए मणिपुर जो था वो पहला राज्य बना हिंदुस्तान का जिसने पहली बार इलेक्शंस करवाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, मतलब सारे लोगों ने वोट दिया। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी मणिपुर की जो सरकार थी वो हिंदुस्तान के साथ मर्ज नहीं करना चाहती थी, डिफरेंस था। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, लेकिन मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो हिंदुस्तान के साथ मर्ज होना चाहती थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के साथ मर्ज नहीं होना चाहती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। दोबारा से महाराजा को हिंदुस्तान की सरकार ने मना दिया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दोबारा से साइन करे, इसलिए सितंबर 1949 में दोबारा से मणिपुर का राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, या फिर हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर जाता है, हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता है। तो महाराजा ने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, कब? आज़ादी से पहले, लेकिन लोगों ने कहा कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम यहाँ पे इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस हुई, फिर दोबारा से जब इलेक्शंस हुई, दोबारा से फिर महाराजा को दोबारा से मनाया गया कि भाई दोबारा से आप हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो जाइए, और हिंदुस्तान के साथ फिर मणिपुर मर्ज हो गया। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि कैसे 565 प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई आके, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारा जो आज का हिंदुस्तान हमें देखने को मिलता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये हिंदुस्तान अब हमारा हिस्सा है। कश्मीर कैसे जुड़ा था, कश्मीर ये हम लास्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे।
लेकिन कश्मीर भी जुड़ गया था, तो ये हमारा हिंदुस्तान आज है। ऐसे हमने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा और भारत के जो अलग अलग टुकड़े होने वाले थे उन टुकड़े होने से भारत को रोका। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत ये जो इतना बड़ा विशाल देश है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स बनाई गई, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, बॉम्बे प्रोविंस में ये आती थी दोनों स्टेट्स, फिर इनको अलग अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र अलग कर दी गई, गुजरात अलग कर दी गई। जैसे पंजाब और हरियाणा पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, फिर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया 1966 में, 1966 में। जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, मद्रास प्रोविंस में आती थी, फिर इनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारी की सारी स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स थी, ये असम का पार्ट हुआ करती थी, फिर इनको अलग अलग कर दिया गया। तो कैसे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन होना और प्रिंसली स्टेट्स को हमने जोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश अब बन गया है, हमारा देश अब बिल्ड हो गया है, नहीं। और भी कई सारे चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे? नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रा द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। चैलेंज ये था कि कैसे हमें अलग अलग स्टेट्स बनानी है अब हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कैसे अलग अलग स्टेट्स को बनाना है, क्योंकि ये स्टेट्स पहले नहीं बनी हुई थी। This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. Basically हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स नहीं बनानी थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाएगी यहाँ पे तो इस रीजन में एक स्टेट बना दो, नहीं। हमने भाषा के आधार पे भी स्टेट्स बनानी थी, कल्चर के आधार पे भी स्टेट्स बनानी थी। जैसे पंजाबी लोग बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बनाया गया, जैसे गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बनाया गया, जैसे तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो बेसिकली भाषा का भी ध्यान रखना था कि लोग अगर एक भाषा बोलते हैं तो उनके लिए अलग स्टेट बनाई जाएगी। ड्यूरिंग colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. जब हमारे देश में अंग्रेज रूल कर रहे थे तो बेसिकली भाषा के आधार पे स्टेट्स नहीं बनाई गई थी। स्टेट्स इसलिए बनाई गई थी, अंग्रेज देखते थे कि यहाँ पे यार इसको स्टेट बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से रूल कर पाएंगे स्टेट को, तो बना दी गई स्टेट। या फिर अंग्रेज देखते थे कि ये राजा इसको रूल कर रहा है इस एरिया को, तो ये एक स्टेट रहेगी, यहाँ पे दूसरा राजा कर रहा है तो ये दूसरी स्टेट रहेगी। तो बेसिकली भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे स्टेट्स नहीं बनाई गई थी। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. और हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, वो कहते थे, उन्होंने इन सारी डिविजन्स को रिजेक्ट कर दिया था। जो ब्रिटिशर्स ने स्टेट बनाई थी वो उनको नहीं मानते थे और उनका ये कहना था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाएंगे। गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात स्टेट बना दी जाएगी, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना दी जाएगी, हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा बना दी जाएगी, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दी जाएगी। अगर किसी का एक तरीके का कल्चर है एक एरिया के अंदर, उसको अलग स्टेट बना दिया जाएगा। तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कहना था और हमारी नेशनल मूवमेंट का कहना था, मतलब जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, आज़ादी की जो मुहिम चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. 1920 में जो कांग्रेस ने नागपुर सेशन किया, मतलब नागपुर में कांग्रेस ने एक मीटिंग की और उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा था कि भाई हम भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाएंगे। और इवन की कांग्रेस ने अपनी स्टेट कमेटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी भाषा के आधार पे। जैसे गुजरात बोलने वाले लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इसको एक स्टेट मानते हैं और यहाँ पे कांग्रेस की एक स्टेट कमेटी होगी। तो बेसिक सिंपली आप ये समझिए कि कांग्रेस ने ये कहा था कि हम भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाएंगे। मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स व्हिच डू नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बेसिकली कांग्रेस ने अलग अलग स्टेट कमेटीज़ बनाई हुई थी अपनी, जैसे कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की स्टेट कमेटी। तो बेसिकली स्टेट्स कौन सी मानी उन्होंने वहाँ पे? ब्रिटिशर्स की स्टेट्स नहीं मानी। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाषा के आधार पे उन्होंने अपनी स्टेट्स बनाई उधर। मतलब उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे गुजराती बोलते हैं लोग, तो ये हमारे लिए एक स्टेट है और यहाँ पे कांग्रेस की एक स्टेट कमेटी बनाई जाएगी। बात समझ आ गई? नाउ
Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. अब जब आज़ादी मिल गई तो भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे नेताओं ने कहा था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाएंगी, लेकिन अब वो डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारत अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले भी मजहब के आधार पे भारत दो हिस्सों में बंट गया है। और जब इतनी भाषाओं के आधार पे हम स्टेट्स बना देंगे, उस भाषा के लिए वो स्टेट, उसके लिए वो स्टेट, तो इतनी भाषाएं हैं इस देश में, तो ये देश तो टूट जाएगा, बंट जाएगा ये देश। लोग भाषा के ऊपर ज़्यादा गर्व करने लगेंगे और वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे, वो अपने आप को कश्मीरी डोगरी बोलने वाला डोगरा समझेंगे और वो हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे। और इससे जब हम अलग अलग स्टेट्स बना देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि देश टूट जाएगा। सो इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड। और ये भी कहा गया कि यार भाषा के आधार पर पहले स्टेट्स बनाई जाए या गरीबी खत्म की जाए इस देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए इस देश में। तो पहले यहाँ पे हम सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, गरीबी खत्म करते हैं, इस देश में भुखमरी खत्म करते हैं, इस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा स्टेट्स बनानी है या नहीं बनानी है। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। इसलिए भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाने का जो मैटर था इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब इसको टालते गए हमारी सरकार थी। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज आल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड, आल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। और ऊपर से प्रिंसली स्टेट्स जो थी, हमारे जो राजा रूल करते थे जिन स्टेट्स को, उनको भी बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान के साथ जोड़ा हुआ था। अभी उनका भी कोई कंफर्म नहीं था कि वो भाग जाएं, हिंदुस्तान को छोड़ के ना चली जाएं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। ऊपर से हमारी पार्टीशन हुई थी, तो अब दोबारा से भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना मतलब देश को तोड़ना। द डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड पीपल। अब लोकल लोगों का ये कहना था कि भाई बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो भाषा के आधार पर स्टेट्स? वादा किया था आपने उस वक्त कांग्रेस ने वादा किया था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाएं, इसलिए आप बनाओ। अब क्या कर रहे हो? अब क्यों चुप्पी साधी हुई है? अब क्या होता है, अब समझिए। अब प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस। तो जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस हुआ करता था वहाँ पे प्रोटेस्ट होना हो गए। मैं बताता हूँ आपको मद्रास प्रोविंस कहाँ पे होता था। ये होता था ओल्ड मद्रास प्रोविंस। ये जो एरिया था इसको मद्रास प्रोविंस कहा जाता था। ये जो दिख रहा है आपको, ये मद्रास प्रोविंस था। मद्रास के अंदर आज का आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब आता था। मद्रास प्रोविंस के अंदर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मद्रास के अंदर जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए। तो प्रोटेस्ट बिगन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। तो जो मद्रास प्रोविंस उस वक्त हुआ करता था, आज आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु उसका हिस्सा हुआ करते थे। जो आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका है, मतलब 4 स्टेट्स उसका हिस्सा हुआ करती थी। और 4 स्टेट्स में से, क्योंकि सारी ये चारों स्टेट्स एक ही हुआ करती थी मद्रास, तो मद्रास में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग क्या बनाई जाए, स्टेट बनाई जाए। द विशाल आंध्रा मूवमेंट demanded that the Telugu speaking area should be separated from Madras province of which they were part and be made into a separate Andhra province। तो बेसिकली विशाल आंध्रा मूवमेंट एक स्टार्ट होती है जो ये कह रही थी कि एक आंध्रा देश बनना चाहिए, एक आंध्रा प्रदेश बनना चाहिए, अलग स्टेट तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, और मद्रास प्रोविंस से हमें हटा दिया जाए, हमें निकाल दिया जाए और हमारे लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए जो लोग तेलुगु बोलते हैं, और उस स्टेट का नाम होगा आंध्र प्रदेश। नियरली ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्रा रीजन वर इन फेवर ऑफ, और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इकट्ठी हो गई और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही मानना था कि भाई मद्रास प्रोविंस से हमें अलग किया जाए और आंध्र प्रदेश बनाई जाए तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम as a result of central government's vacillation. Potti Sriramullu, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on indefinite fast that led to his death after 56 days। अब प्रोटेस्ट बढ़ते गए और वहाँ पे एक मशहूर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, जो कांग्रेस के नेता थे। उनको वेटरन गांधी भी कहा जाता था, गांधी के बड़े फैन थे।
वो भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और 56 डेज तक वो भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहे कि भाई तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग प्रदेश बनाया जाए, स्टेट बनाई जाए, आंध्र प्रदेश जिसको कहा जाएगा। और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इतने बड़े नेता का मरना मतलब प्रोटेस्ट और जोरों शोरों से होने लगे, और अब तो पूरी गलियां गलियां भर गई लोगों से। पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट्स, मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइन द सीट्स इन प्रोटेस्ट, और मद्रास में कई सारे एमएलएस ने अपनी सीट्स से रिजाइन भी कर दिया कि भाई आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनाई जाए। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952, और उसके बाद फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनाई जाएगी तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। और दिसंबर 1952 में हमारे देश में पहली स्टेट बनाई गई जो कि भाषा के आधार पर बनाई गई थी, जो कि 1952 में बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश हमारे देश की पहली स्टेट थी। आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश जो है पहले मद्रास का हिस्सा हुआ करती थी, अब मद्रास से इसको अलग कर दिया गया है। अब क्या हुआ, अब देखो, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spur the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country। भाई साहब, अब आपने आंध्र प्रदेश बना दी है, तो अब अलग अलग कोनों से अलग अलग लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए भी बनाओ ना भाषा के आधार पे स्टेट। आपने आंध्र प्रदेश तो बना दी, अब हमारे यहाँ कब बनाओगे। These struggles forced the central government into appointing a states reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of the states। अब सरकार मजबूर हो गई क्योंकि आपने आंध्र प्रदेश तो बना दी है, अब आपको बाकी वो सब स्टेट्स भी बनानी पड़ेंगी भाषा के आधार पे जहाँ से लोगों की डिमांड उठती आई है कि भाई पंजाब को अलग किया जाए, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक ही हैं, तो पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए। पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बनाया जाए, हरियाणवी बोलने वालों लोगों के लिए हरियाणा बनाया जाए। इसी तरीके से महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया जाए, और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बनाया जाए। तो अलग अलग कोनों से अब डिमांड्स उठने लगी। अब सरकार ने क्या किया, एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। 1953 में सरकार इसको अपॉइंट करती है। अब इस कमीशन का काम ही यही था कि ये देखा जाए कि कैसे स्टेट्स बनाई जाएंगी भाषा के आधार पे, कौन कौन सी स्टेट्स बनाई जानी है, कैसे बनाई जाएंगी, कौन सी स्टेट्स बनाई जानी चाहिए, कौन सी नहीं बनाई जानी चाहिए। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। और इस कमीशन ने ये कहा कि भाई हाँ, भाषा के आधार पे अलग अलग स्टेट्स बनाई जानी चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट इस कमीशन ने दी थी कि ये स्टेट्स बनाई जानी चाहिए, ये स्टेट बनाई जानी चाहिए, ये बनाई जानी चाहिए, इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया सरकार के द्वारा, और सरकार ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में। और इस एक्ट के तहत 14 नई स्टेट्स बनाई गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हमारे देश में। तो 14 नई स्टेट्स, न्यू स्टेट्स बनाई गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई इस देश में। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे पहले एक बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी। बॉम्बे स्टेट के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र आते थे, ठीक है। बॉम्बे स्टेट के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र आते थे, तो गुजरात महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे पहले, बॉम्बे स्टेट का हिस्सा। फिर गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बना दिया गया और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, इसलिए बॉम्बे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया 1960 में। तो गुजरात और महाराष्ट्र कब बनाए गए, 1960 में। उसके बाद पंजाब में भी पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बना दिया गया और हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा बना दिया गया। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही होते थे। तो 1966 में क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा भी अलग हो गए। फिर नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है कि मेघालय पहले असम का पार्ट होता था। 1972 में मेघालय को असम से अलग कर दिया गया। पहले असम का ही हिस्सा था मेघालय। उसी के साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा भी असम का हिस्सा होते थे, इनको भी अलग स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश भी असम का हिस्सा होते थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी अलग स्टेट बनाया गया 1987 में। नागालैंड को भी अलग स्टेट बनाया गया था 1963 में। ये भी किसका, असम का हिस्सा होती थी नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग स्टेट्स बनाई गई। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट्स बनाई गई 2000 में। तो छत्तीसगढ़ कहाँ से बनाई गई, बिहार से बनाई गई। नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा होती थी पहले, फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कार्व आउट की गई। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा होती थी, तो यूपी को
काटा गया और उधर से उत्तराखंड बनाई गई। और झारखंड पहले किसका हिस्सा होती थी? बिहार का हिस्सा होती थी, तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया 2000 में। और तेलंगाना हमारे देश में आखिरी स्टेट बनाई गई 2014 में। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा होती थी। और अभी भी अलग अलग डिमांड्स ये उठ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे ये कहा जाता है कि हरित प्रदेश बनना चाहिए वहाँ पे। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा जाता है कि जम्मू एक अलग स्टेट होनी चाहिए जम्मू के डोगरास के लिए। तो बेसिकली अभी भी डिमांड्स उठ रही हैं कि भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाई जानी चाहिए या फिर और भी कई स्टेट्स बनाई जानी चाहिए। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स इन द अर्ली ईयर्स वॉज दैट द डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहले तो ये डर था कि भाई स्टेट्स जब हम भाषा के आधार पे बनाएंगे तो इससे देश टूट सकता है, देश की यूनिटी टूट सकती है। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन अ न्यूली फाउंडेड नेशन, बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये कहा जा रहा था कि जब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाएंगी तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स राइज कर सकती हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स आज़ाद होने की बात कर सकती हैं, देश टूट सकता है। लेकिन फिर फैसला ले लिया गया कि स्टेट्स बनाई जाएंगी भाषा के आधार पे, और वैसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड बिसाइड्स द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब ये कहा गया कि भाई साहब हम अगर भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाएंगे ना तो बेसिकली ये लोग चैन से बैठ जाएंगे। अदरवाइज अगर हम स्टेट्स नहीं बनाएंगे तो ये हो सकता है लोग भाग जाएं हिंदुस्तान से, ये कहें कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली ये कहा गया कि भाई स्टेट्स बना दो ताकि ये लोग ठंडे हो जाएं, आराम आ जाए इनको। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 50 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाए हुए, भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए हुए। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक बेस। हम ये कह सकते हैं कि ना ही कोई थ्रेट हुआ और ना ही हमारा देश टूटा, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और सिस्टम भी बदल गया जब हमने भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग लीड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिक टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। इट डिड नॉट लीड टू disintegration of the country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened national unity। तो जो डर था कि देश टूट जाएगा वैसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि लिंग्विस्टिक के आधार पे स्टेट्स बनाने से क्या हुआ, हमारा देश में सिस्टम और आसान हो गया, स्टेट्स बनाना और आसान हो गया, और स्टेट्स जो थी वो भी खुश हो गई। अब ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। भाषा के आधार पे जब स्टेट्स बनाई गई तो हमने डाइवर्सिटी को वेलकम किया, हमने सभी भाषा के लोगों को रिस्पेक्ट किया। किसी ने कहा कि पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना दीजिए, हमने बना दी क्योंकि हमने उनकी भाषा की रिस्पेक्ट की। व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ने लोकतंत्र अडॉप्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक संविधान एक ऐसा बनाया जिसके अंदर डेमोक्रेसी की बात की गई थी, बल्कि ना ही हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाई और ये कहा कि मतलब हम लोकतंत्र हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है एक और एक इलेक्शंस करवा रहे हैं तो हम लोकतंत्र हैं। नहीं, द चॉइस वाज लार्जर देन दैट। इट वाज चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस व्हिच कुड एट टाइम्स बी अपोजिशनल। लोकतंत्र होने का मतलब ये भी है कि हम अलग अलग ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें, अलग अलग अपोजिशन की रिस्पेक्ट करें, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करें, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करें। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। लोकतंत्र तो है ही इस चीज़ का नाम जहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के आइडियाज़ हों, प्लूरलिटी हो, अलग अलग भाषाएं हों, और वो सब लोग आपस में आराम से रह पाएँ, उनकी इज्जत हो, उन भाषा बोलने वालों के लोगों की इज्जत हो, किसी के ऊपर सिर्फ एक भाषा न थोपी जाए बल्कि उसकी भाषा बोलने का उसके पास पूरा अधिकार हो। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और बहुत सारी राजनीति जो है वो इसी सिस्टम मतलब इसी फ्रेमवर्क में चलती रही, और इस तरीके से हमने अलग अलग स्टेट्स बनाई भाषा के आधार पे। और इस तरीके से हमने हमारे देश में जो पहला चैलेंज था कि कैसे हम अपने देश में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेंगे और इस देश को यूनाइट करके रखेंगे, उसको एड्रेस कर लिया गया, और इस तरीके से हमारा ये यूनिट भी ख़त्म यहाँ पे होता है। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश की है, हर एक लाइन को ब्रेक करके समझाया है। 2 घंटे
या फिर 1 घंटा 40-50 मिनट का ये जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था अक्षय ठाकुर और आप देख रहे थे ये एक लेक्चर जो क्लास 12th का हमने शूट किया है, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट भी चैप्टर्स लाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अप्रिसिएशन करेंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।